बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ समय में हम लोग कुछ काम की बात करें। और सबसे पहले कौशल जी का, देवेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज की युवा पीढ़ी से रूबरू होने का मौका दिया। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को अब ये क्या बताऊंगा कि आरएएस में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और आईएएस में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, प्री मेंस, ये सब बहुत अच्छे से ये बता देंगे, है ना। इस काम के लिए ये लोग हैं। मैं उस चीज़ पे आता हूं जो हमारे मन में है और हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ बनने के लिए। मैं जो भी बातें टच करूंगा वो सब आप फील करेंगे कि ये जानते हैं कि हम क्या सोच के यहाँ आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी दूसरे गांव कस्बे से आए हैं। आप जयपुर शहर के नहीं होंगे ज़्यादातर, आप दूर से आए हैं। आप जो लोग, कोई 100 किलोमीटर से आया होगा, कोई 400 से भी आया होगा कि भाई जयपुर में मैं करियर बनाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ के आए हो, बहुत सारी चिंताएं साथ लेके आए हो। तो मैं उन सब चीज़ों को टच करते हुए, मेरा काम केवल इतना है कि आप लोगों को ये मोटिवेट कर सकूं कि जो सपना आप लोगों ने देखा है, सबसे पहले तो उसकी गहराई को चेक कर लें आप कि वो सपना आपने वाकई में पूरा करने के लिए देखा है या किसी दोस्त के साथ बस में चढ़ के आ गए हैं, या गांव का कोई एक लड़का यहाँ तैयारी कर रहा है, उसने कह दिया कि मैं तो मजे कर रहा हूं तो आप भी मजे करने आए हैं। ये जरा चेक कर लीजिएगा दो तीन बातें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त को देख के स्कूल पास हो सकता है, दोस्त को देख के कॉलेज हो सकता है, दोस्त को देख के बीटेक में भी घुस सकते हैं, लेकिन दोस्त को देख के आरएएस आईएएस कर लें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और है ही नहीं ये बात तो। क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल एकदम अलग तरीके का इंसान होना पड़ेगा। क्योंकि लाखों लोगों में से कुछ लोग बनते हैं, तो डेफिनेटली चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, दोनों ही मेहनत मांगती हैं। मैं कुछ चीजें टच करूंगा जो आपको लगेगा कि इनको कैसे पता है, लेकिन वो सब बातें आप ज्ञान मत समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो दिमाग है हमारा, ये कुछ शर्तों पे काम करता है। दिमाग हम सबके पास बहुत सारा है, और हो सकता है कि हम दोनों से ज्यादा दिमाग आपके पास हो, लेकिन उसका यूज अगर आप नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज होना नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है चीज का इस्तेमाल करना आना। और जो उस चीज का इस्तेमाल करना जानते हैं, आज वो चाहे बिजनेस हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो उसमें कर रहे हैं। ये दिमाग के इस्तेमाल का ही फर्क एक कलेक्टर को पटवारी बना देगा। यानी कि जो आईएएस बनता यूपीएससी में, ये दिमाग के इस्तेमाल का फर्क उसको वहां तक जाने नहीं देगा। ये उसको रोक के गएगा, तू पटवारी के लिए बना है, और वो पटवारी में अटक जाएगा और वहीं निकलेगा। और उसको बहुत समय बाद ये रियलाइज होता है कि इस आदमी को देख के तो ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा कलेक्टर साबित हो सकता था, मैं ज्यादा अच्छा अधिकारी साबित हो सकता था, शायद मैंने अपने ड्रीम थोड़े छोटे सेट कर लिए। तो ये ड्रीम कैसे सेट करना है, अपनी पोटेंशियल का पता कैसे लगाना है, इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं वो सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तो हम यहां से करेंगे, स्लाइडर नहीं है इसमें, यहीं से करना है ना, इस जगह से। मैं ये सवाल चाहता था कि एक एक करके आए, लेकिन ये सारे सवाल एक साथ आ गए क्योंकि ये पीडीएफ है। मेरा पहला सवाल है, आप ये सवाल अपने आप से पूछ लीजिए, 6 सवाल हैं। और अगर थोड़ी सी लाइट, अगर एक एक कोई बंद हो जाए ना, तो बच्चों को पीछे तक शायद ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैं सबसे पहले सवाल जो पूछता हूं है इंग्लिश में, लेकिन बहुत सिंपल इंग्लिश है ना। इसमें हिंदी इंग्लिश का वहम थोड़ी है ज्यादा, ये तो बहुत एट्थ टाइप की इंग्लिश है। आर यू फ्रॉम ए स्मॉल टाउन और विलेज? सेकेंड क्वेश्चन है, आर यू फ्रॉम हिंदी मीडियम? तीसरा सवाल है, आर यू फ्रॉम स्टेट बोर्ड, यानी आपने आरपीएससी से या हरियाणा बोर्ड से, यानी कि सीबीएसई से नहीं पढ़े आप, तो हरियाणा बोर्ड या राजस्थान बोर्ड से पढ़े। आर यू हैविंग फाइनेंशियल क्रंच? कि नहीं साहब, बहुत साल तक नहीं खींच पाऊंगा मेरी पढ़ाई को, मेरे फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं बहुत खींच के आया हूं मेरे परिवार से, थोड़ी पैसे की दिक्कत रहेगी। ये इस एज में ये सवाल भी पूछना बनता है। आर यू मैरिड? तो आप में से कई लोग मैरिड होंगे, तो लड़कों के लिए मैरिज छुपाना बहुत आसान होता है, क्योंकि अपने को ना मंगलसूत्र पहनना है ना मांग भरनी है ना। तो इसलिए आप लोगों को मन में पता होगा कि आप मैरिड हो या नहीं हो, या आपके दोस्त को पता होगा। और नेचुरली अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि आपने 1-2 साल में ये चीज और रच ली हो, आर यू हैविंग किड और किड्स? अब इन 6 क्वेश्चन को देख के अपने मन में आंसर करिए कि आप में इनमें से कितने सवाल लगते हैं।
अगर आप छोटे कस्बे से हैं, 1 हो गया। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं +2 तक या ग्रेजुएशन तक भी हिंदी थी तो 2 हो गए। अगर आप 10वीं तक भी हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो आप हिंदी मीडियम ही है, चाहे 11वीं 12वीं में आपने साइंस की वजह से इंग्लिश ली। अगर आप स्टेट बोर्ड से पास हुए आरबीएससी से तो ये 3 हो गया आपका स्कोर। और फाइनेंशियल क्रंच, वो आपको पता होगा कि आपके पिताजी ने कहा कि बेटा तू 10 साल तैयारी कर, तेरे को कोई चिंता की जरूरत नहीं है, फ्लैट लेके दे दिया, एक एक सर्वेंट रखवा दिया, और आप गाड़ी से आते जाते हो, कैब से, तो फिर आप समझ लो फाइनेंशियल क्रंच नहीं है। लेकिन अगर आप 4 लड़के एक कमरे में रह रहे हो, खाने पीने का भी देख के करते हो, सवेरे आप पोहे खाते हो, दिन में छोले कुलचे खाते हो, शाम को डोसा खाते हो, तो फिर आप फाइनेंशियल क्रंच वाले हो। मैरिट मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपको पता है, और आगे वाली कहानी भी आपको ही पता है। मैं सीधा ये नहीं पूछ सकता कि बच्चे हैं क्या, पहले पूछना ही पड़ता है कि मैरिड हो के नहीं हो, क्योंकि इंडिया है। अब इन 6 में से 6 के 6 किस पे लागू है? मतलब कोई बात नहीं यार, पता लगने दो लोगों को, ऐसी क्या बात है कोई ऐसा जिसपे 6 के 6 लागू होते हैं? अच्छा, 5 लागू होते हैं, 5 5 वाले हैं बोलेंगे नहीं, चलो 4 वाले कितने बैठे हैं? तो 4 वाले बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है। मैंने ये सारे सवाल क्यों पूछे हैं? हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए इन्हीं का यूज करते हैं। जब थोड़े दिन बाद सक्सेस नहीं मिलता है ना, तो ये हमारी तसल्लियां बन जाएंगी। इसका टाइटल हो जाएगा, मेरी सफल नहीं होने की तसल्ली। अरे साहब, मैं क्या मुकाबला करता इंग्लिश मीडियम वालों से, अरे साहब मैं कोई शहर का पैदा हुआ हूं क्या, ये सब हमारी तसल्लियां बनेंगी। मैं जानता हूं ये ब्लेम आपने तैयार कर रखे हैं। जैसे कई पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, जैसे चुनाव हारती है ईवीएम को दोष दे देती है, ईवीएम में गड़बड़ थी। जब वो जीतती हैं तब तो ईवीएम सही होती है, जब वो हारती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ होती है। तो ये हमारी ईवीएम है, जिसपे हम लोग ये कहेंगे यार मैं सफल तो हो जाता है, इनकी वजह से असफल हुआ हूं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसपे 6 की 6 लागू होती थी, ठीक है। अब तो ठीक है, मैं वो इंसान हूं जिसपे 6 की 6 लागू होती थी। जब 99 में मैंने फैसला किया कि मैं यूपीएससी दूंगा, तो ये 6 की 6 चीजें मेरे ऊपर थी। मैं एक बहुत छोटे कस्बे से आता हूं, मैं हिंदी मीडियम था, मैं स्टेट बोर्ड था, मैं फाइनेंशियल क्रंच में भी था, घर वालों से लड़ लिया था तो पैसे नहीं थे मेरे पास, और मैरिड भी था, और 1 साल की बच्ची भी थी मेरे पास। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार लोगों को साबित करने के लिए यूपीएससी देना ही पड़ेगा, वरना लोग आदमी को आदमी ही नहीं समझते यार। क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा था, लेकिन लोग सिर्फ इसी को नौकरी मान रहे थे कि भाई यही नौकरी होती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, यही सही। और मैंने एक 7वीं चीज नहीं लिखी, मेरे साथ एक 7वीं चीज और थी जो आपके साथ तो हो ही नहीं सकती। मेरे समय में वो साल था 99 2000, आप गूगल करना उसको, 99 और 2000 के यूपीएससी में क्या अलग बात थी। उस साल आईएएस की ओनली 56 सीट थी। आप समझ गए? अभी कितनी होती है आजकल? 150 180 तक होती है ना। तो मेरे समय में 56 थी। आप समझ गए इस बात को? क्या ये डिफिकल्ट करता है, मेरी प्रॉब्लम को डिफिकल्ट करता है कि नहीं करता है? अब तुम में से सबने कहा है कि हमारे ऊपर 4 लगती हैं, तो अब इस कमरे में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये बहाना बना सके कि भाई मेरी स्थितियां ऐसी थी जो इस इंसान की थी, मैं नहीं थी। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करके ये काम किया है, और मेरे वाले में 56 थी। और ये कहने की बात नहीं है, अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे पहले 28 में आना पड़ेगा। बहुत सीधा सा है ये हिसाब किताब, तो आपको आता ही है करना। अगर मैं पहले 28 में आऊंगा तो मैं आईएएस बनूंगा, ये मुझे पता था। ओके, ये मैंने स्लाइड आपको इसलिए दिखाई है कि बहुत सारे लोग अपने मन में ये कांटा लिए घूमते हैं। आज इस कांटे को दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने निकाल दिया आपका कांटा। अब आप कहेंगे कि मैं हिंदी मीडियम हूं तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है क्या? बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल सेमिनार में भी बोला हूं जाके, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि इंग्लिश ओनली एक सब्जेक्ट है। हम इंग्लिश को ये मान लेते हैं कि ये मेरे करियर का दुश्मन है, ये मेरी जिंदगी का दुश्मन है, और इंग्लिश नहीं आने की वजह से मैं बहुत सारी चीजों से बाहर हो गया हूं। ये वहम है सारे। इंग्लिश को जीता जा सकता है, महीने 2 महीने में इंग्लिश को जीता जा सकता है। मैंने भी जीता है, जबकि मैं तो जब जिन जमाने में था गूगल था ही नहीं। गूगल की खोज, मतलब मैं तो पहली बार मेरा रिजल्ट गूगल से देखा था, तब गूगल को पहचाना मैंने। 2001 मई में पहली बार मैं इंटरनेट के सामने बैठा मेरा रिजल्ट देखने के लिए। मैं दिल्ली में जहां रहता था, मुझे किसी ने कहा कि रिजल्ट आएगा, तो मैंने कहा मैं यूपीएससी जा रहा हूं। बोले यूपीएससी क्यों जा रहे हो? अब तो इंटरनेट नाम की चीज आई है। मैंने कहा अच्छा, क्या होती है वो? कहते कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, वो कुछ डालेगा और उसमें सब आ जाता है। अच्छा यार, कमाल है, ऐसे इंटरनेट से सामना हुआ था। अब आप लोग तो यार
आजकल के बच्चे तो तीसरी क्लास में कंप्यूटर इंटरनेट जानते हैं, बताइए कैसे मुकाबला करते हैं हम लोग। लेकिन डाला, रिजल्ट देखा, तो भगवान ने पहुंचाना ही था। वैसे तो मेरा सब्जेक्ट पता है क्या था? कॉमर्स। मुझे बहुत लोगों ने यह भी कहा था कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी वाले कभी भी यूपीएससी क्लियर नहीं करते उस समय में, 99 में। और बोले साहब आईएएस तो नहीं बन सकते, ज्यादा मेहनत करोगे तो कस्टम में आ जाओगे या रेलवे में आ जाओगे, इतना रैंक तो आ ही जाएगा। और 28 में तो बिल्कुल नहीं आ सकता कॉमर्स वाला। तो भगवान की दया से अपना रैंक 27 था और अपन आईएएस बन गए और आज यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए जिंदगी में ये सब बहानेबाजी मत करना, इन सब बहानेबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये बहाने लगा के बैठा था ना, अब उसको तो मैं क्या कहते हैं, उसको विद्या की कसम है वो बहाने लगाए तो, ठीक है। नेक्स्ट, कोई मेरी मदद कर दो यार, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा इंटरेक्शन यहां से ज्यादा अच्छा होता है वहां की बजाय। ओके, ये बहुत सिंपल सा है। हमारी अलमारियां ऐसी दिखती हैं। अब आपकी तो मुझे नहीं पता कैसी दिखती हैं, लेकिन घरों में अलमारियां ऐसी दिखती हैं। तुम्हारी भी दिखती होंगी, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग की क्लास होगी तो ऐसी दिखेगी तुम्हारी, ठीक है। अब इंटरनेट पे मुझे यही अलमारी मिली, लेकिन इतना ही बेतरतीबी से सामान एक जगह और रखा हुआ है हमारे दिमाग में। आपकी अलमारी फुल हो जाती है, आपको उसमें कोई सामान रखना है तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले कुछ चीजें बाहर निकालनी पड़ती हैं और फिर नई चीजें आप रखते हैं। लेकिन हम सेम टू सेम हमारे ब्रेन और हमारी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं करते। कॉन्शियसनेस जो हमारी अलर्टनेस है, हमारा दिमाग जो हमारे बीच में एक एरिया तैयार करता है, वो कॉन्शियसनेस है। तो मैं सिर्फ ये कहा करता हूं कि हमारे ब्रेन में बहुत तरह की ईर्ष्याएं भरी हुई हैं, घृणाएं भरी हुई हैं, ठीक है कि नहीं। और कुछ हमारे पूर्वाग्रह हैं। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? हम जीवन में कई चीजें बचपन से सीख के आ गए और कुछ हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल दी। जैसे मैं 2-3 वर्ड बोलूंगा, मैं बताता हूं क्या होती हैं प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स। पूर्वाग्रह किसको कहते हैं उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। नंबर 1, मैं एक वर्ड बोलता हूं ठेकेदार। ठेकेदार वर्ड सुन के आप में से कितने लोगों के मन में एक पूजा पाठ वाला ध्यान आता है, पूजनीय पर्सन? मैं अगला नाम बोलता हूं राशन डीलर, ठीक है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? दलाल। एक दलाल ऐसा भी हो सकता है जो मंडी में दलाली करके पैसे कमा रहा है। लेकिन दलाल वर्ड सुन के पहला दिमाग में क्या आता है? नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है? ठेकेदार सुन के क्या आता है पहले? पॉजिटिव आता है? पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता है। अब आपकी फैमिली में कोई हो तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जिसने ठेकेदार की बनाई हुई सड़कें देखी हैं, ठेकेदार का बनाया हुआ स्कूल देखा है, ठेकेदार का बनाया हुआ पुल देखा है, पुल स्कूल और ये सब देखी हैं, उसके दिमाग में ठेकेदार को देख के ज्यादा अच्छे ख्याल नहीं आते। राशन डीलर ईमानदारी से गेहूं बांट देगा, लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहेगा? चोरी गई होगी इसने। ये क्या होता है? प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स होते हैं कि नहीं यार ये व्यक्ति। और एक बात और होती है, शहर का आदमी जब किसी व्यक्ति के कपड़ों को देखता है, उसकी आदत को देखता है, उसको बिना नहाया देखता है, भाई तेरे को बहुत बहुत नींद आ रही है, तू रात सोया नहीं है, सोया कर थोड़ा बहुत। इतना बड़ा मुंह खोलेगा तो भाई कैसे पड़ेगा तू? ठीक है। तो आपको मैं कहना ये चाहता हूं कि दिमाग की अलमारी भी साफ करो। अब आपको कहेंगे सर इसका तरीका बता दो, फिर कभी। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिमाग साफ करे बिना दिमाग में नए विचार वैसे ही नहीं रखे जा सकते जैसे अलमारी साफ किए बिना अलमारी में नया सामान नहीं रखा जा सकता। हम अलमारी हफ्ते के हफ्ते क्लीन कर लेते हैं, महीने की महीने भी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन दिमाग की क्लीनिंग नहीं करते। ये मैं कहना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है आपको पता लगेगा। अगली बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आज हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया है? हमारा फोन है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि तुम किसके बिना नहीं रह सकते, तो मैं मम्मी पापा का ध्यान नहीं आएगा या वाइफ का ध्यान नहीं आएगा, किसका ध्यान आएगा? ठीक है ना। वो आपको ध्यान होगा, एक इंटरव्यू में एक आदमी गया इंटरव्यू देने और उसने कहा कि सर मैं मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना भूल गया। तो इंटरव्यू वाले ने कहा कोई बात नहीं, बस फोन दिखा दे तेरा। आप समझ गए? उसने कहा कि मैं क्या लाना भूल गया? कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना भूल गया। बोला कोई जरूरत नहीं है, तेरा फोन दिखा दे, गैलरी खोल दे इसकी, हम अपने आप पता लगा लेंगे तेरा कैरेक्टर का और सर्टिफिकेट भी हम ही दे देंगे तुझे। तो इतना इंपॉर्टेंट है फोन हमारे लिए लाइफ में। और आपको सबसे ज्यादा टेंशन पता है किस चीज की है? और सबसे ज्यादा टेंशन आपको पता क्या है? जब आपका फोन कहता है 10% से कम रह गया, लाल निशान आता है,
आज के जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? फोन में 10% का इंडिकेशन आना है कि नहीं? या जब वो ये कहता है कि बैलेंस नेट का तुम्हारा खत्म होने, ये दो टेंशन सबसे बड़ी है। कोई कितना कह ले मेरी टेंशन ये है, मेरी टेंशन वो है, वो कहता है बाद की बात है, पहले तो फोन कि ये चार्ज है कि नहीं है। दोनों तरीके से चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वाला चार्ज और मोबाइल का डाटा चार्ज, दोनों परफेक्ट होने चाहिए। जब हम 1000 रुपए का नेट डलवाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपने 2-4 देश तो जीत ही लिए। हाँ ठीक है कि नहीं? और जब उस पर 100% लिखा आता है बैटरी के ऊपर, तब लगता है कि 2-4 देश और जीत लिए, अपनी दुनिया अपने कब्जे में। अपना मतलब देखने का तरीका बदल जाता है, अपने को ऐसा लगता है कि लल्लू पंजू कहां घूम रहे हैं आसपास। तो ये हम करते हैं हमारे मोबाइल फोन के साथ। लेकिन किसकी चार्ज को भूले बैठे हो तुम लोग? अभी मैंने एक लड़के को टोका, इतनी बड़ी जमाई ले रहा भाई, ये क्या नहीं कर रहा खुद को, ये खुद को क्या नहीं कर रहा? चार्ज नहीं कर रहा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, भूखे रह के कोई तैयारी नहीं हो सकती, बिना नींद लिए कोई तैयारी नहीं हो सकती, खुद को परेशान रख के कोई तैयारी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन मेरे से पिछले 22 साल में बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारी मैगजीन्स ने पूछा, आईएएस बनने के लिए आप कितनी देर पढ़ते थे? ये क्वेश्चन आप भी पूछते होंगे। एक फॉर्मूला कोई नहीं बता सकता कि दुनिया में कि ये इतने घंटे पढ़ेगा और ये इतने घंटे पढ़ेगा तो आईएएस बनेगा। बिल्कुल बकवास बात है। हम सबके अलग अलग फॉर्मूला हैं, हम सबके अलग अलग बॉडी है, अलग अलग माइंड है, अलग अलग दिल है, अलग अलग कॉन्शियसनेस है। कुछ चीजें जो तुमने स्कूल में बेहतरीन तरीके से पढ़ ली वो तुम्हारा काम आसान करती हैं, जो चीजें तुमने कॉलेज में ध्यान से पढ़ ली वो तुम्हारा ध्यान सही रखती हैं। अगर तुम नॉर्मली अखबार वैसे ही पढ़ देते थे, रूटीन में ही वैसे ही आदत थी तुम्हें, वो भी तुम्हारा काम आसान कर देती हैं। लेकिन जो भाई साहब संजीव पासबुक, सुपर पासबुक और ये श्रीनाथ पासबुक से पढ़े होते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइफ में रहना, वो तो इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी का पैदा होना इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं? तो फिर ऐसे अपने को दिक्कतें आती हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो ये चार्ज है ना, ये चार्ज होता है जब हमने अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत जानकारी जुटा रखी है, वो हमारा चार्ज है। सबसे बड़ी बात यह है, जो ये कोटा में चर्चा हो रही है, मैं भी उस कमेटी में हूं, कोटा कोचिंग में जो सुसाइड के संबंध में राज्य सरकार ने चिंता प्रकट की है, उसमें आपने देखा होगा कि सब लोग यही बात कह रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबसे मेन बात यही है कि बच्चे एक दूसरे को देख के प्रेशर में आ रहे हैं। ये बच्चा कितनी किताबें पढ़ रहा है, इसकी लाइट कब बंद होती है, ये तो कहीं नहीं मिलने जाता, ये तो मम्मी से भी नहीं मिलता, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, ये छुपके पढ़ता है। इस बात से हमें टेंशन हो रही है। तो वो भी सुसाइड कर सकता है और हम भी कर सकते हैं किसी दिन। क्यों? क्योंकि हम उसको देख के कर लेंगे, भाई साहब इतना पढ़ने वाला आदमी, इससे तो मैं पीछे हूं ही हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी आरपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वालों की संख्या अच्छी खासी होती जा रही है। पहले कम हुआ करती थी, अब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक लड़का 4 साल से मेहनत कर रहा है, फिर जाके 5वें साल में एग्जाम देता है। एक लड़का ग्रेजुएशन करता है 21 साल में, 22 साल में एग्जाम में अपीयर, और पता लगा टॉप कर गया। होता है क्या? नहीं होता है? ये सब इसी का परिणाम है। ये जो आप सोचते हैं ना कि अपने आप को दुखी रखना, सड़ा हुआ मुंह रखना, नहाना नहीं, खाना ठीक से नहीं खाना, कॉम्प्रोमाइज करना, इससे हम बड़े हो जाते हैं। स्ट्रगल बहुत अच्छी बात है। कई लोग इसको पता है किसका नाम दे देते हैं? स्ट्रगल। नहाने का मन नहीं कर रहा सर्दी में, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, ये कैसी स्ट्रगल? मतलब वो स्ट्रगल नहीं है भाई, है ना? तो ये बात मेरी ध्यान रखना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि स्मार्टफोन के चार्ज और नेट का तो ध्यान रखते हो, लेकिन खुद के नेट का और खुद के चार्ज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब भूखा रह के या अपने आप को दुखी रख के कोई तैयारी नहीं होती। मैं आंसर दे रहा था कि मैंने कितनी देर तैयारी की थी, तो मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं, अपने को तो 2 घंटे बाद खटमल काटने लगते हैं। अपने को कुर्सी में खटमल काटते हैं 2 घंटे बाद। अपने तो 2 घंटे के बाद आधा घंटा नहीं घूमे फिरे तो अपनी तो पढ़ाई नहीं होती। आज भी नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी, है क्या नहीं? 2 घंटे, उसके बाद आधा घंटा चाहे कुछ देखें, ओटीटी देखूं, चाहे फोन देखूं, चाहे किसी से बात करूं, चाहे बाजार तक जाके आऊं। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। कभी आप को नवीन जैन साहब ने बताया था 2 घंटे बाद उठना है, मैंने नहीं कहा, मैंने मेरा फॉर्मूला बताया। 8 से 10 घंटे सॉलिड पढ़े, बिल्कुल बढ़िया तैयारी होती है। ना कोई कई साल पहले से तैयारी शुरू करी, सही समय पे सही तैयारी की, उससे हो जाता है। लेकिन जब पढ़ो तो मन उसी में होना चाहिए। मन भारत पाकिस्तान के मैच में नहीं होना चाहिए कि 3 बज गए भाई, भारत पाकिस्तान का मैच है और मैं पढ़ रहा हूं। आप मैच देख लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ना मत, क्योंकि उस समय में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। वो 5 घंटे 10 घंटे जो भी आप उस मैच को देना चाहो, आपकी इच्छा है कि चलो मैं स्कोर देख लेता हूं 10-10 आवर बाद। हर आदमी अपना अपना कॉम्प्रोमाइज करता है।
कोई कहता है मैं 5-5 आवर के बाद देख लूंगा, कोई कहेगा मैं सीधा ही पूछ लूंगा पाकिस्तान ने क्या टारगेट दिया, कई कहते हैं इंडिया की बारी पूरी देखेंगे। तो अपने अपने कॉम्प्रोमाइज आप लोग करते हो, है कि नहीं? अपना अपना तरीका है कि नहीं अपना? एक आदमी कहता है इंडिया की पारी देखना जरूरी है, पाकिस्तान टारगेट दे दे तो ठीक है, बाकी फिर देख लेंगे। तो आप देख लेना, लेकिन उस समय में जब आपके मन में फिल्म चल रही है, कोई और बात चल रही है, उस समय आपकी प्रोडक्टिविटी लोएस्ट पे होती है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है तो प्रोडक्टिविटी नहीं देता। बहुत सिंपल सी बात है। मैं अगली बात, अब मैंने आपको बोला कि 7 लेसन मैं आपको देना चाहता हूं, उसमें बहुत समय लगता है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि 7 के 7 लेसन दे दूं, नहीं तो ये मेरा लेसन नंबर 1 है। आपकी लाइफ का शार्क कौन है? कोई बताएगा शार्क क्या होता है? शार्क मछली क्या होती है? सुना है आपने शार्क मछली के बारे में? शार्क मछली सुनी है? शार्क मछली, ये फोटो है, बदनाम मछली है ये, समुद्र की बदनाम मछली, जो कि इसलिए जानी जाती है कि खा जाती है, जहां भी जाती है कहर मचा देती है, अपन ये कह सकते हैं। तो शार्क मछली बहुत बदमाश है, इसको कोई अच्छे वे में नहीं बोलता, बुरे वे में कहा जाता है। किसी आदमी की कंपैरिजन की जाती है तो ये कह देते हैं यार ये बड़ा शार्क है। तो शार्क मछली मतलब कहर, शार्क मतलब अशांति। अब मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये क्वेश्चन देख के बड़े हैरान होते हैं, सर ये क्या पूछ रहे हो, हु इज शार्क ऑफ योर लाइफ? यानी मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, आपकी लाइफ का शार्क कौन है? मैं अब आपको याद दिलाना चाहता हूं, बचपन से आप बड़े हो गए, आपके घर में कोई एक ऐसा बच्चा है क्या आपकी उम्र का, आसपास का, जिससे बचपन से आपकी तुलना की जा रही है? अरे बोलो। मेरे भी था, तुम्हारे भी होगा जरूर, है कि नहीं? मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, ताऊ का लड़का, है क्या कोई ऐसा? पड़ोस का लड़का, रामलाल का लड़का, है क्या कोई? उसने अपनी जिंदगी को खराब किया हुआ है बचपन से। वो जो भी करता है हमें घर वाले लुलाना देते हैं, वो तो ये बन गया, उसने 10th में इतने नंबर ले लिए, उसका तो वहां एडमिशन हो गया, तो आप बड़े दुखी हो उससे मन मन में, ठीक है? या आपका एक रिश्तेदार है, आपके फूफा जी हो सकते हैं, जो भी आपको ये दावा करते हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं, ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, है क्या नहीं? है एक आदमी ऐसा जो खुल के भी कह देता है, और नहीं तो वो ऐसे कहता है नजरों से ही, समझ तो गया ही होगा, करता तो कुछ नहीं सकता, है क्या नहीं? वो आदमी एक आपकी लाइफ में है, ऐसा एक आदमी आपकी लाइफ में जो आपको कहता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूं, मैं बोलूं नहीं बोलूं तो समझ लिया कर, तूने करना कराना कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग हमारी लाइफ के शार्क हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या ये लोग वाकई में बहुत बुरे हैं? मेरा अगला सवाल। आज मैं आपको एक दूसरा व्यू दिखाने आया हूं, क्योंकि मुझे कहा गया कि सर आप पॉजिटिविटी सिखाइए, और मैं सही बताऊं, मैं पॉजिटिविटी की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वरना मैंने स्ट्रगल ही देखा, लेकिन मैं सकारात्मक रहा हर सिचुएशन में। बुरी से बुरी सिचुएशन आज भी आती है मेरे सामने, नवीन ये 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर कैसे होंगे तुम डिसाइड करो। अरे सर इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, 90,000 एप्लीकेशन है सर, मैं कैसे करूंगा इनके? 48,000 लड़कों का रिजल्ट आ गया, आचार संहिता से पहले सबको पोस्टिंग मिल जानी चाहिए, सर रिजल्ट कितना तो लेट आया है, अब मैं इनको कैसे करूंगा इतनी जल्दी, किसी ने अगर स्टे ले लिया तो मुसीबतें तो बहुत सारी आती हैं हर रोज, ये लेकिन अपन कोई रास्ता निकालते हैं, पॉजिटिवली निकाल लेते हैं रास्ता, मिलकर निकाल लेते हैं। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि इस बात को पॉजिटिवली कैसे देखना है, कौन सी बात को? वो जो एक लड़का अपने को बचपन से तुलना की वजह से दुखी कर रहा है, और एक ऐसा रिश्तेदार जिसके पास जाते ही हमें झुरझुरी होती है कि ये अपने बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही निकालेगा ये मुंह से। आज उन लोगों को एक दूसरे आईने से देखने की कोशिश करो। जापान में मछली खाई जाती है, और फ्रेश मछली खाई जाती है, और वहां पे दूर समुद्र से मछली लेके आते हैं, क्योंकि किनारे की मछलियां खत्म हो गई। अब जब दूर समुद्र से आप मछली लेके आते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? मछली किनारे पर आने तक सड़ जाती है, स्मेल हो जाती है। तो जापान के लोग बड़े पर्टिकुलर हैं, कहते हैं नहीं खाएंगे। तो एक जने ने कहा फ्रिज करके ले जाते हैं, फ्रिज का मतलब बर्फ में जमा दो, फ्रीजर ले गए बड़े बड़े शिप में, और मछलियों को जमा के ले आए और बेचनी शुरू कर दी। जापान के लोगों ने कहा नहीं यार ये भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को मैं बता दूं, शहरों में फ्रिज करी हुई सब्जियां आती हैं कटी हुई, तो गांव का आदमी खाएगा क्या? कहेगा यार ये भी कोई खाने का तरीका है, खेत से तोड़ो और खाओ, ये क्या 6 महीने पहले के मटर खिला रहा है मुझे। लेकिन वो फ्रिज करे हुए हैं, आप समझ गए, कोल्ड स्टोरेज का आइटम, वो उन्होंने कहा ये नहीं खाएंगे। तो एक आदमी ने तरीका बताया बड़ा अच्छा, उसने कहा एक बड़ा सा टैंक ले जाओ, बड़ा सा पानी का टैंक ले जाओ,
उसमें पानी भर दो, मछलियों को उसमें डालो, मछलियां उसमें तैरती रहेंगी, किनारे तक लाओ, मछलियां फ्रेश रहेंगी। बहुत अच्छा तरीका है। लोगों ने कहा वाह यार क्या दिमाग चला, ये अपनाया गया, ये भी फेल हो गया। अब आप सोचो ये कैसे फेल हुआ। वो मछलियां जब 500 किलोमीटर दूर से किनारे तक ट्रेवल करके आई तो उन्होंने, वो तैर तैर के बोर हो गई और थोड़ी देर में उनको पता चल गया कि ये टैंक ज्यादा बड़ा नहीं है, हम समुद्र में नहीं है, हम कहां हैं, किसी टैंक में है। तो उनकी जीने के प्रति जो आशा थी वो खत्म होने लग गई और किनारे तक आते आते वो मरी तो नहीं लेकिन मरे जैसी हो गई। तो जापानी लोगों ने कहा इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं है, हमें तो वैसी चाहिए। अब एक आदमी ने दिमाग लगाया, उसने कहा मैं एक सुझाव दूं अगर मानो तो। बोले क्या? बोला साहब इस टैंक में जब आप 1000 मछलियां पकड़ के डालते हो, एक शार्क डाल दिया करो छोटी सी। क्या डाल दिया करो? तू पागल है यार, तू शार्क डाल दिया करो, खा जाएगी सारी मछलियों को। कहता है सर उसका पेट इतना है कि वो 10 मछली खा पाएगी, 990 मछलियां फिर भी बच जाएंगी, लेकिन तू डला क्यों रहा है? उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि सर आप जब वो शार्क मछली उस टैंक में डालोगे तो शार्क मछली की आदत क्या है? आतंक मचाने की। वो कभी यूं जाती है, कभी यूं जाती है, कभी यूं जाती है। तो 1000 मछलियों की जिंदगी पे क्या छाई रहेगी? हमेशा आफत। जब हमारी जिंदगी पे आफत आती है तो हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? हम सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, हम बचने की कोशिश करेंगे। सर इस चक्कर में वो 990 मछलियां एफर्ट करेंगी और उनमें जीवन जिंदा रहेगा, तो जब किनारे पर वो आएंगी तो उनके अंदर वो वाली बात रहेगी। इसीलिए जापान में कहा जाता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई शार्क होना चाहिए ताकि वो आपको क्या रख सके? जिंदा रख सके। तो ये जो फूफा ताऊ मोसा थे, ये क्या थे आपकी जिंदगी के? तो अब ये नया पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए अब इस बात का, ये नया पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है? बिल्कुल नया पॉइंट ऑफ व्यू है। ये देखिए, जब उन मछलियों के साथ शार्क मछली को डाला गया, उसने हंगामा मचाया, तो इसने उनकी जिंदगी के लिए चैलेंज खड़ा कर दिया। और आप विश्वास मानिए, जब आपकी लाइफ में चैलेंज खड़ा होगा ना तो आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब आपको पता है कुछ क्यों बनना है? आपको 90% तो बनना है खुद के लिए और 10% उस आदमी को दिखाने के लिए भी बनना है। धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा नहीं नहीं 60% खुद के लिए बनना है, 40% ताऊ जी के लिए भी बन के दिखाना है। जिस दिन भी कुछ बनूंगा सबसे पहले रिजल्ट का फोन किसको करूंगा? फूफा जी को, ताऊ जी को, मौसा जी को। सर मौसा जी रिजल्ट आ गया अपना। अरे आज तो तूने खुद ही फोन कर लिया मुझे। वो सब मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, मैं बन गया। फिर तुम उनको 3 बार चाहते हो कि तुम फोन करो, है क्या नहीं? तुम चाहते हो और तुम सबसे पहले वो मिलने आएंगे तो उन्हीं के पैर छुओगे, और ताऊ जी ठीक हो ना आप? तो ये सब क्या है? तो ये जो शार्क लाइफ का है ये करता है और ये बुरा नहीं है। अब आपके दिमाग में उसकी फोटो आ चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं ना अपनी अपनी कॉपी पे उसका नाम लिखो, आप नाम लिख सकते हो। कईयों के दिमाग में 2-3 भी आए होंगे। बोला यार बचपन में ये था, बड़े होते होते ये बन गया और आजकल ये बना हुआ है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ में 2-3 शार्क भी हो सकते हैं, 4 शार्क भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी के वो लोग हैं जो हमें मूविंग रखते हैं, हमें टिकिंग करते हुए रखते हैं। ये लोग इतने बुरे नहीं है। तो मैंने आपको ये बात क्यों बताई है कि उन लोगों की वजह से भी बहुत सारे लोग प्रेशर में आते हैं। बच्चे उनकी बातों को भी नेगेटिव वे में लेके अपने आप को प्रेशर में डालते हैं। जब कोटा में कोई स्टडी की गई पिछले दिनों में तो यह बात सामने आई कि बच्चे इस बात से भी डरते हैं कि हमारे पापा सोसाइटी को क्या जवाब देंगे अगर हम कुछ नहीं बने तो ये वाली बात मैं कहना चाहता हूं। तो शार्क, अब ये लोग, अभी तो आप सोच रहे हो शार्क कौन से वाले, अभी तो आप सफल नहीं हुए ना। अभी तो आपको कौन से वाले शार्क नजर आएंगे? जो आपकी फैमिली में है, जो आपके कुंबे में है, जो आपकी कॉलोनी में है और जो आपके गांव में है। अभी तो वो शार्क नजर आएंगे। मेरे से पूछो, अब मेरे ऑफिस के शार्क भी शामिल हो गए उसमें। आप समझ गए? मेरे ऑफिस के शार्क मेरे बॉस भी हो सकते हैं, मेरे नीचे के लोग भी हो सकते हैं, कोई और लोग भी हो सकते हैं। अब तुम समझदार हो, शिक्षा विभाग में अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे शार्क कौन कौन हो सकते हैं? तो लाइफ में शार्क की संख्या हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन अगेन वो शार्कों का प्रेशर मुझे काम करवाता रहेगा। इसीलिए शार्क होना जिंदगी की निशानी होती है, क्योंकि वो लगातार हमें टोज पे रखते हैं। तो जीवन में ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू करो। आज से उसको नेगेटिव लिस्ट से हटा के कौन सी लिस्ट में ले लो? पॉजिटिव लिस्ट में। और हो सके तो उनकी फोटो लगा लो, यार इनको जल्दी से जवाब देना है मुझे। उस वाले ताऊ जी की फोटो लिया, वो भी हैरान होंगे कि आज मेरी फोटो क्यों मांग रहा है ये। ताऊ जी एक सेल्फी ले लूं आपके साथ, उसको लगा लो अपने होम पेज पे। देयर में भी शार्क और द चैलेंज, ये हमारी जिंदगी के चैलेंज भी हैं और हमारी जिंदगी के मोटिवेशन भी हैं। मैं आपको आज ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं।
जिंदगी को ऐसे समझना शुरू करो, पूरी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, मैं आपको दावा करता हूं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 2। क्या आप लोग राइट टाइम का इंतजार कर सकते हैं? आप में से कई लड़के, मैं देख सकता हूं लड़के लड़कियां 21 साल के हैं, 21 या 22 के हैं, है कि नहीं? और इसी क्लास में कुछ लड़के लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 27-28 के हैं, वो हम सब समझते हैं आपस में। अब जो 27-28 वाला आदमी किसी ग्रुप में बैठता है, किसी लाइब्रेरी में बैठता है, किसी कोचिंग में बैठता है, तो उसके दिमाग में एक अलग से ख्याल और आना शुरू हो जाता है, एक और फैक्टर आना शुरू हो जाता है, इनके मुकाबले मेरे पास 5 साल कम है, ये इतने अटेम्प्ट और दे सकते हैं, ये उसके दिमाग में और एक नेगेटिव फैक्टर आता है। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी इकट्ठी होके इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैंने कहा था ना, आपके दिमाग की अलमारी में नेगेटिव विचार भर जाते हैं, फिर कोई पढ़ाई काम नहीं करती, आप कितना मर्जी अच्छे से अच्छा मटेरियल पढ़ लो। मैं आपके दिमाग से उन नेगेटिव विचारों को हटाना चाहता हूं, तो आज मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा कि राइट टाइम क्या होता है। कोई राइट टाइम नहीं है। आप एग्जाम 31 साल में भी निकाल सकते हो, 32 साल में भी निकाल सकते हो, अगर आपका कैटेगरी आपको अलाउ करता है तो 35 साल में भी निकाल सकते हो। लोगों ने निकाल के दिखाया है, लोग बहुत लंबे समय के बाद भी सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसीलिए अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, साल भर में परेशान हो जाते हैं, अरे भाई मैं और नहीं रह सकता जयपुर, मैं तो जाऊंगा यार, कुछ नहीं हो रहा मेरा तो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिन्होंने पहली बार प्रीलिम दिया था, अभी हुआ था ना मई में, हुआ था कि जून में हुआ था कि मई में हुआ था? मई में तो होता है हमेशा, मई की आखिरी संडे को हुआ था। इस बार मुश्किल था, इस बार काफी मुश्किल आया था यूपीएससी का एग्जाम, और सालों से मुझे लगा कि काफी मुश्किल था जीएस का। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया था और मेरे को आगे कहते हैं सर अब हम ये नहीं देना चाहते, हम कुछ और करेंगे, और कईयों ने वाकई में छोड़ भी दिया। तो ये जो मैंने देखा कि 22 साल का लड़का है, पहला अटेम्प्ट दिया, तो ये 4 तक तो पहुंच ही नहीं सकता। मैं पंचायती राज में सेक्रेटरी था, इससे पहले शिक्षा सचिव बनने से पहले पंचायती राज में सेक्रेटरी था। मैं पाली जिले में गया कोई काम से, और वहां मेरे प्रोटोकॉल में एक लड़का था बीडीओ, वहां का लोकल बीडीओ था उस एरिया का, तो वो मेरे साथ था। हम दोनों डिनर कर रहे थे शाम को, तो मैं उससे जनरल चर्चा कर रहा था, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे। मैंने कहा यार अतुल, तू यार यूपीएससी क्यों नहीं देता यार, तेरा काफी अच्छी नॉलेज है, तेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए, तू कहां वीडियो बना हुआ बैठा है? मैं मुंह से निकल जाता है ये बात। बोला सर 4 बार एग्जाम दिया और चारों बार इंटरव्यू दिया। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? मतलब उसने कहा कि सर ऐसा नहीं है कि आपको ही पता है कि मैं टैलेंटेड हूं, मुझे भी ये बात पता है कि मैं टैलेंटेड हूं, और एक बात बताइए सर और कितनी बार दूंगा? चारों बार प्री क्लियर किया, चारों बार मेन क्लियर किया, चारों बार इंटरव्यू देने गया, समझ में ही नहीं आता सर मैं कहां रह जाता हूं। तो पेशेंस तो इसका नाम नहीं है क्या? फिर उसने स्टेट का एग्जाम दिया, उसमें भी उसका रैंक आरएस का नहीं आया, आरडीएस का आया, क्योंकि बीडीओ जो है वो राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस के ऑफिसर होते हैं। तो आप ये सोच के देखिए, जिस लड़के ने 4 बार यूपीएससी दिया उसने कितनी पेशेंस रखी होगी, जब पहली बार इंटरव्यू नहीं, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड, और आपको पता है ना लाइन में दोबारा लगना पड़ता है शुरू से। सही है कि गलत है? कोई माफी मिलती है क्या? बेटे तूने इंटरव्यू दिया था, तू सीधा मेंस में बैठ जा, ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है, पेशेंस रखनी पड़ती है, और पेशेंस हमारे अंदर कतई नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाता हूं, आप वो फोटो देखिए इस पॉइंट के ऊपर। ये छत है, ऊपर की छत, सीलिंग है टूटी फूटी सी, और ये एक थिएटर दिखाया है मैंने। आपको समझ में नहीं आएगा कि इन दोनों फोटो का इस पॉइंट से क्या संबंध है, तो वो संबंध बताने के लिए तो मैं खड़ा हूं यहां पे, क्योंकि मैं कहानी के थ्रू बात करता हूं। जैसे आपको शार्क वाली बात याद रह जाएगी ना मेरी बात ये, क्योंकि कहानी के थ्रू बताई मैंने, प्रैक्टिकल जोड़ के। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस फोटो की सच्चाई। एक व्यक्ति ने एक फिल्म बनाई 8 मिनट की, कितनी देर की? 8 मिनट की फिल्म बनाई, और वो 8 मिनट की फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए कई सारे। अब मान लो जयपुर का ये आदमी है और 8 मिनट की फिल्म बनाए और उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाए, तो चर्चा होगी कि नहीं होगी? पूरे जयपुर में चर्चा हो गई, और अगले दिन सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे आया, अगर ये फिल्म आप फ्री देखना चाहते हैं तो आईनॉक्स पहुंच जाएं, यहां पहुंच जाएं, वहां पहुंच जाए, फ्री में दिखाई जाएगी, फ्री में दिखाई जाएगी। आपकी रुचि बनेगी कि नहीं बनेगी? आप कहोगे 8 मिनट, 8 मिनट तो निकाल लेंगे यार, जब इतनी थर्ड क्लास फिल्में देख सकते हो तो 8 मिनट की फिल्म तो देख ही लोगे। तो सारे लोगों ने थिएटर फुल कर दिए, पहुंच गए लोग थिएटरों के अंदर, फुल हो गए। अब वो फिल्म शुरू हुई, वो फिल्म शुरू हुई तो पहले 3 मिनट तक कैमरा
केवल ये चीज दिखा रहा था। क्या? ये मान लो मैं इस पे कैमरा लगा दूं और 3 मिनट यही दिखता ही रहे, छत, सफेद रंग की बोरिंग सी छत, तो 3 मिनट बाद तुम क्या बोलोगे सारे के सारे? अरे हाँ बोलो ना अपने स्टाइल में। अरे हटाओ यार, ये क्या बकवास है भाई, इसको कैसे वर्ड मिल गया, किसने दे दिया वर्ड इसको, पागल हो गया। अब वो 3 मिनट बाद कैमरा हल्का सा हिला, है कि नहीं, थोड़ा सा हिला। अब उस लोगों को उम्मीद जगी कुछ होगा, लेकिन वो हिल के थोड़ा सा इधर हुआ, फिर 3 मिनट निकल गए। अब कितने मिनट हो गए? लोगों ने कहा इसको किसने अवार्ड दिया है, जूता मारना चाहिए उसके। लोग क्या हो गए? इम्पेशेंट हो गए। लोगों ने क्या खो दिया? धैर्य खो दिया, पेशेंस खो दिया। अब सोचो, अब छठे मिनट क्या होता है? छठे मिनट वो कैमरा हिलता है, वो छत से हिलता है, और छत से होता होता दीवार पे आता है, और दीवार से होता होता नीचे आ जाता है। वहां एक बेड लगा हुआ है, बेड, और उस बेड पे एक बच्चा लेटा हुआ दिखता है, 10 करीबन 10-11 साल का। वो बच्चा विकलांग है, उसको पूरी तरह पैरालिसिस हो चुका है। वो बच्चा जो है हिल नहीं सकता अपने आप से, इमोबिलाइज हो चुका है, वो हिल भी नहीं सकता, लेटा हुआ है। कैमरा उस बच्चे को दिखाता है, फिर पास की एक व्हील चेयर को दिखाता है, व्हील चेयर। उस व्हील चेयर की कमर नहीं है, व्हील चेयर तो है लेकिन पीछे क्या नहीं है? कमर नहीं है। अगर कमर नहीं है तो व्हील चेयर का यूज हो सकता है क्या? इसका मतलब यह है कि ये व्हील चेयर भी यूजलेस है। बच्चा पूरी समय क्या करता होगा? केवल यहां पे लेटा रहता होगा। अब वो सारी चीज करते 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 2 मिनट हो गई। अब कैमरा वापिस उसी छत पे चला गया, क्योंकि 8 मिनट हो गए। जब 7:55 पर वो कैमरा वापिस उस छत पे गया, तो एक चेंज था इस बार। उस छत पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, और उस छत पे वो सेंटेंस पता है क्या था? उस छत पे सेंटेंस ये लिखा हुआ था, जिस छत को आप लोग 8 मिनट नहीं झेल पाए, ये लड़का पिछले 8 साल से केवल यही छत देख रहा है। हम जब धैर्य खोते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं कि लोग किस किस तरह का धैर्य रख रहे हैं। ईमानदारी से कहता हूं, अरे कुछ नहीं है दुनिया में, मैं इतनी मेहनत करता हूं, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ ये विचार आते हैं और आदमी तुरंत गलत निर्णय ले लेता है। गलत निर्णय 2 प्रकार के हो सकते हैं, शहर छोड़ने का, दुनिया छोड़ने का। डिपेंड करता है कि अपन कितने गर्म हुए अंदर से, अपनी भट्टी कितनी गर्म हुई। और ज्यादा गर्म भट्टी हो जाती है तो बच्चे बेचारे चौथी मंजिल से कूद जाते हैं, कितना गलत हो जाता है। माँ बाप को फोन जाता है, ये आपका बच्चा था क्या? हाँ, ये नहीं रहा। क्या बीतती होगी उस माँ बाप पे, क्या बीतती होगी बहन पे। आई डोंट वांट टू थिंक इवन, मैं सोचना भी नहीं चाहता। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब तुम इस जर्नी पे निकले हो, 21 साल, 22 साल, 24 साल, तो थोड़ा धैर्य रखना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, कोई बात नहीं। मैंने तो आपको किसकी स्टोरी सुनाई, बेचारा रियल स्टोरी बताई है। 4 अटेम्प्ट, फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं हो रहा, आरपीएससी, चलो आरएएस में नहीं हो रहा, आरडीएस, लाइफ तो आगे बढ़ाऊं मैं मेरी। ये पेशेंस का लेवल होता है। तो मैं आज उसकी कहानी सुना रहा हूं, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं उसकी कहानी सुना रहा हूं। ये होता है कि कोई व्यक्ति कैसे हीरो बन सकता है। मेरे लिए तो वो हीरो है जिसने इतना पेशेंस रखा। और ये स्टोरी क्या बता रही है क्लियर कट हम लोगों को? क्या हम वाकई में पेशेंस रखते हैं क्या? ये स्टोरी सुनने के बाद समझ में आया। 8वें मिनट पर जब ये लाइन लिखी आई होगी छत पे, वहां उस हॉल में बैठे हुए लोगों के मुंह देखने वाले हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? और तुम सोचो तुम भी वैसे होते कि नहीं होते 8वें मिनट में। लेकिन वो सेंटेंस पूरी कहानी का मीनिंग चेंज कर गया। लोगों ने पता क्या कहा? सही इनाम मिला है इस फिल्म को। इसने जो मैसेज 8 मिनट में दिया है ना, ये घंटों में भी मैसेज कोई समझ नहीं पाता कि पेशेंस किसे कहते हैं। हमारे सारे अंग सही हैं, हमारा दिमाग सही है, हम तैयारी कर पा रहे हैं, हमें घर वालों ने तैयारी के लिए भेज दिया, हम एक शांति प्रिय राज्य में है, शांति प्रिय सिटी में है। क्या दिक्कत है जो इतनी टेंशन लिए बैठे हो? कौन सा तुम्हारे पर गोलियां बरसने वाली हैं, कौन सा तुम्हारे पर बम पड़ रहे हैं? नहीं, लेकिन हमें तो कोई ना कोई टेंशन लेनी है। पोहे में प्याज कम था, या छोले भटूरे, वो छोले कुलचे वाले ने कुलचा पुराना दे दिया, यही टेंशन बहुत है लाइफ में। तो मेरी उसने नोट्स लिए तो वापस नहीं किए, उसने मेरे नोट्स देख लिए तो मुझसे आगे ना निकल जाए। अरे नोट्स देख के भी कोई आगे निकला है क्या? ये सब बातें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं। चलिए, आज का ये मेरा सेकंड लेसन था आप लोगों को। अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है आपकी एज के लिए। हम में से कई लोग पता है क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी को ना समझ नहीं पाते। हम पता है क्या सोचते हैं? मैंने स्कूल में और कॉलेज में अब ये पढ़ लिया ना, ये इंडिया की दिक्कत है सबसे बड़ी, अब मेरी जिंदगी इसी डिग्री के आसपास घूमनी चाहिए।
और हम अपनी सारी जिंदगी उस डिग्री को रख के उसके चक्कर काटने शुरू कर देते हैं। मैंने कॉमर्स लिया था, अब मैं बीकॉम करके सीए ही कर सकता हूं। मैंने तो साइंस लिया है, तो मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला होना चाहिए, मैं तो बीटेक ही करूंगा, मैं कुछ और बिल्कुल नहीं सोचने वाला। आपने सोचा ये बात? और मैंने तो, और आप में से ज्यादातर लोग होंगे शायद आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के। हमारी तो जिंदगी वैसे ही वो है जी, इंजीनियर तो बन नहीं सकते, सीए भी नहीं बन सकते, हम तो या तो टीचर बनेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, या फिर तीसरी ये कुछ नहीं बनेंगे। या तो टीचिंग लाइन में जाएंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी, और या फिर साहब कोई धंधा ही देखेंगे, या फिर प्राइवेट सेक्टर में कुछ कर लेंगे। यही रह जाता है। और एक स्किल वो होता है जो आप जानते हैं कि आपसे, आपके दिल से जुड़ा हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है कि मैं इस चीज में बहुत अच्छा था, मैं टीचिंग में बहुत अच्छा था, मुझे हमेशा लगता है कि नवीन तू बहुत अच्छा टीचर होता। इसीलिए मैंने आईएएस क्लियर करने के बाद एक ही डिग्री और करी, एक ही एग्जाम और दिया, यूजीसी नेट। मैंने वो क्लियर किया, मैंने 2000 में तो ये दिया, और मैंने 2001 में यूजीसी नेट और क्लियर कर लिया कि अगर कभी सरकार से ज्यादा झगड़ाबाजी हो गई तो अपन बड़े आराम से किसी कॉलेज में जाके मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ा लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासी पढ़ा लेंगे। तो जिंदगी में इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मूल स्किल आज भी मैं क्या मानता हूं, मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं अच्छा ट्रेनर भी बन सकता हूं, मैं लोगों को ट्रेन करके उनके माइंड को चेंज कर सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं। तो आपको भी ये देखना चाहिए कि मेरी स्कूल कॉलेज की डिग्री क्या है और मेरी बेस्ट एसेट क्या है। अब आप कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हो, कि जीवन में जब ये लगने लगे ना कि मैं क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो मेरे कहने से एक बार इस चीज को जरूर चेक कर लेना कि कभी आप, ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क के एक चीज के पास आ गए हो, अब उसी चीज के आसपास ही सोचना शुरू कर चुके हो, आप उससे अलग सोच नहीं पा रहे हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बहुत अच्छा, मतलब स्टोरी के रूप में उदाहरण देता हूं। एक ऊंट का बच्चा होता है, कैमल का बच्चा, वो अपनी मां के पास बैठा होता है, ठीक है, चलिए फोटो भी देख लेते हैं। अब ये अपनी मां से एक सवाल पूछता है, ऊंट का बच्चा अपनी मां से पूछता है, मम्मी ये जो अपने पांव हैं ये इतने गंदे गोल गोल क्यों बनाए हैं भगवान ने, बकवास से। तो मां कहती है, अरे अरे बेटा, अपन रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं, अपन जब रेत में चलते हैं तो अपना पांव ऐसा होगा तभी चल पाएंगे, नहीं तो अपन चल नहीं पाएंगे। उसने कहा अच्छा इसलिए ऐसे हैं गद्देदार, अच्छा हाँ। उसने कहा मां ये अपने शरीर पे कुबड़ क्यों बना दिया भगवान ने ऐसे गंदा सा। उसने कहा नहीं नहीं बेटा, ये कुबड़ नहीं है, इसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, हम रेगिस्तान में हफ्तों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं क्योंकि इसमें हम खाना और पानी स्टोर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए ऐसा बनाया। मां फिर ये जो हमारी आंखों के सामने जो हमारी आईब्रोज हैं ये इतनी मोटी मोटी क्यों है, गंदी सी। कि बेटा नहीं नहीं, ये गंदी नहीं है बेटा, रेगिस्तान में आंधी चलती है तो हमारी आंखों में मिट्टी जा सकती है, भगवान ने आईब्रो बनाई है ताकि रेत हमारी आंखों में नहीं जाए। यानी अच्छा मम्मी, ये तीन चीजें मैं अब तक बुरी समझता था, गद्देदार पांव, कुबड़ और आंखें मोटी आईब्रोज वाली। लेकिन मम्मी एक बात और बताओ, हाँ, हम डेजर्ट में कब जाएंगे, हम तो चिड़ियाघर में हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चन वो कहां पूछ रहा था अपनी मम्मी से, चिड़ियाघर के एक एनक्लोजर में पूछ रहा है। तो बच्चे का अब ये लास्ट क्वेश्चन सही है कि नहीं है? उसने ये क्यों कहा, क्यों कहा उसने? देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, कैन यू रीड दिस? क्या कह रहा है वो सवाल? अब मां के पास जवाब है क्या इस बात का? पहले 3 सवाल का जवाब है, चौथे का नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अब ये सवाल मेरा आपसे है। सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हो, डोंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूं? आपको अपने जीवन में ये सवाल खुद से पूछना है। कौन से वाला? कि अगर मैं किसी चीज के साथ स्टिक कर गया हूं तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, अगर वो मेरी स्किल्स के हिसाब से नहीं है। ऊंट की स्किल क्या है, आपने अभी सुना ना, ऊंट की स्किल क्या है? वो रेगिस्तान में चलने के लिए बना है, रेगिस्तान में पानी स्टोर करके 7 दिन 8 दिन बिना पानी रह सकता है। उसकी आंखें की भौहें रेगिस्तान के तूफान के लिए बनी है, बट उसको कहां छोड़ रखा है? न्यूयॉर्क सिटी के किसी चिड़ियाघर में। तो वो बच्चा यही तो कह रहा है, मैं इनका यूज कब करूंगा? तो मैं आपसे भी यही कहता हूं कि जीवन में स्किल को ध्यान से देखना चाहिए। हम सबके अंदर स्किल है, जरूरी नहीं मैं जिस चीज से पैसा कमाऊं वो मेरा स्किल हो। सही है कि गलत है? मान लीजिए आप में से किसी को गिटार बजाने का शौक है या किसी को गाना गाने का शौक है, आपके घर वाले आपको उसको करियर बनाने देंगे क्या एक बार के लिए? किसी के माँ बाप दे भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में क्या कहा जाएगा, बेटा ये बजा लिया कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम कर ले। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मम्मी मैं ना इसी में बहुत अच्छा हूं, हाँ हाँ बेटा सही बात है, लेकिन काम क्या करेगा? ये होता है क्या नहीं होता है? बोलिए।
बेटा काम तो कुछ करेगा ना। मम्मी मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा चल रहा हूं। हाँ बेटा खेल ले 12वीं तक, फिर तो छोड़ना पड़ेगा। और 10वीं के बाद ही छुड़ा देते हैं बच्चों से स्पोर्ट्स, ये कह के कि बेटा 10वीं तक खेल लिया ना बहुत, अब तू कौन सा तू कपिल देव बनेगा, ऐसे बोलते थे। चल तू आ जा इधर। उस समय कपिल देव बोलते थे, अब कोई तेंदुलकर बोलता होगा, आज कोई विराट कोहली बोल देगा, कल को कोई शुभमन गिल बोल देगा, लेकिन एग्जाम्पल वही रहेंगे कि बेटा तू कौन सा वो बन जाएगा। तो मैं वही कहना चाहता हूं, मेरा स्किल कुछ और है, मैं कर कुछ और रहा हूं, ये भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी लेके आता है। पहले अपने आपको चेक कर लीजिए। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप भेड़ चाल का शिकार तो नहीं हो। मैं आपको यहां लाइफ लेसन सिखाने आया हूं कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या चीजें सोच रहे हो, ये सब चीजें सोचने के लिए बहुत जरूरी है। और एक बात और बताऊं, हम में से कई लोगों को आखिर तक ये पता नहीं चलता कि वास्तव में मैं किस चीज के लिए बना हूं। उदाहरण के लिए, मैं मेरे दोस्त को देख के स्कूल में गया, दोस्त को देख के कॉलेज में गया, दोस्त को देख के मैंने बीटेक कर ली, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा साइंस में कोई लेना देना ही नहीं था, साइंस से मैं हेट करता हूं। मैं क्यों गया? मेरे दोस्त के पास बैठना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, उसके साथ मोटरसाइकिल पे घूमना। तो भाई उस चक्कर में तूने अपना पूरे करियर की ऐसी की तैसी फेर दी क्या? और मैं चौथी बात जो कहूंगा, हमारा फेथ डगमगाने लगता है। फेथ फेथ कैसे डगमगाने लगता है? कुछ दिन क्लास लगी महीना भर, और महीने भर के बाद टीचर ने पूछना शुरू कर दिया, तुम बताओ ये वाला आइलैंड दिखा मुझे नक्शे में कहां है, तुम बताओ हिस्ट्री में भाई उसका बेटा कौन था, और आपने कहा सारी क्लास बताती है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आता। हमारा फेथ डगमगाने लगता है, विश्वास। मेरी आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दुनिया में अगर कोई चीज हमें चलाती है आगे, फिर सबसे पहले सपना तो स्टार्ट करवाएगा, और चलाएगा कौन हमें लगातार? फेथ। अगर आपने फेथ अपने अंदर से लूज कर दिया और आपने कह दिया कि मैं नहीं बन सकता, तो कुछ नहीं हो सकता से। और एक बहुत जरूरी बात, आप सारे लोग इसके शिकार हो के नहीं, अनावश्यक तुलना। आप में से कौन कौन शिकार है इसका, अनावश्यक तुलना का? कोई नहीं है? आप कंपैरिजन नहीं करते? आप में से कौन दावा करता है कि मैं तुलना नहीं करता? दुनिया में सबसे खराब आदत अगर कोई हो सकती है ना, तो वो तुलना की हो सकती है। और तुलना जीवन में 1 साल के बच्चे से शुरू हो जाती है। पता कैसे शुरू हो जाती है? मेरा छोटा भाई मुझसे 1 सवा साल छोटा है, आपके भी कोई भाई होगा 1 2 साल छोटा। और भाइयों को और बहनों को आपस में पता क्या लगता है? मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है। हम तुलना वहां से शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? जिस बेटी को ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है, माँ उसी की ड्यूटी लगा के जाती है, बेटी मैं मम्मा के जा रहा हूं, खाना तेरे को बनाना है। उसको तो कहते नहीं है, मुझे कह देते हैं, मैंने तो अच्छा खाना बनाना सीखा। तुलना। तो ये तुलना आप लोग पता कब करते हो? जैसे ही आप लोगों को थोड़ी सी सफलता नहीं मिली, थोड़ी असफल हो गए, आप तुरंत लिस्ट निकाल के क्या चेक करते हो कि मेरे ग्रुप में कौन कौन हुआ और कौन कौन नहीं हुआ। अब तुरंत का मतलब इतना ही है कि 2 3 दिन ठहर के अपने गम को भुला के आप लोग देखोगे। कई लोग तुरंत भी देख लेते हैं, इतने ज्यादा वो होते हैं। मेरे दोस्त के घर में गया, रियल किस्सा, मेरे दोस्त के घर, खास दोस्त के घर गया, उसके ड्राइंग रूम में ये फोटो लगी हुई थी रिवर राफ्टिंग की। आप रिवर राफ्टिंग समझते हैं? जो जो तूफानी और पहाड़ी नदियां होती हैं, उनके ऊपर एक बोट चलती है, राफ्ट बोलते हैं उसके ऊपर, उस राफ्ट को चलाना रिवर राफ्टिंग कहलाता है। ऋषिकेश में लोग करने जाते हैं, एडवेंचरस होता है, काफी मजेदार होता है। अगर आप कभी जाएं तो ऋषिकेश में सबसे इजीली कर सकते हैं। तो उसके घर में ये फोटो लगी हुई, और मैं बड़ा ये हुआ, मैंने कहा यार तू कब करके आ गया भाई ये? अपन पूछते ही है ना अपने दोस्त से, यार तुम ये कब करके आ गए? उसने कहा गए थे ना यार पिछले साल लद्दाख, लद्दाख में करके आए हम तो। यार तुम लद्दाख में रिवर राफ्टिंग करके आए, तुमने मेरे को बुलाया भी नहीं। ये अपन बुलाना देते हैं कि नहीं देते हैं? यार ये तो बड़ी गलत बात करी तुमने यार। अरे यार नवीन, अब मुझे लगा कि वो मुझे खुश होके किस्सा सुनाएगा कि हम ऐसे गए, इतने पैसे लगे, लेकिन इतना मजा आया। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसका मुंह लटक गया। तो मैंने उससे कहा कि यार क्या बात हुई? बोला यार नवीन, तेरे को पता नहीं है कि जब भी ये फोटो देखता हूं तो वो किस्सा भी याद आता है कि तेरे को पता है जब हम ये राफ्टिंग कर रहे थे, तो जब हम नदी के बीच में थे, अचानक से हमारी राफ्ट पलट गई। और आपको पता है लद्दाख की जो दोनों नदियां हैं, सिंध और जंस्कार, वहां उनके आसपास कोई सड़क नहीं चलती। अगर आप वहां पे डूब गए या हो गए तो कोई हेल्प नहीं आ सकती, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि आप डूबे थे। बोले यार वहां हमारी ये राफ्ट डूब गई, और बड़ी मुश्किल से राफ्ट वाले लड़के ने मेहनत करके हम चारों को बचाया था। तो यार जब भी ये फोटो देखता हूं ना यार, मुझे उस किस्से की भी याद आती है। अब यहां पर मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? फिर मैंने उस फोटो को बहुत ध्यान से देखा, और मुझे उस फोटो के नीचे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखा, जो मैंने नीचे लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हिंदी बताऊंगा। We must not be jealous of the people who look comfortable and successful in life, as we never know what struggle all of them have gone through on the way.
इसकी हिंदी बताता हूं। अपनी जीवन में सफल और कंफर्टेबल दिखने वाले लोगों को देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करें। मैं और सिंपल करूं, मंजिल पर पहुंचे हुए लोगों को देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करें। आप नहीं जानते उन्होंने रास्ते में क्या क्या भुगता है। कितनी बड़ी बात कही है। यह बात सही है कि नहीं है? अब आप ये कह दो नवीन साहब आईएएस अफसर बन गए, इनके पास तो मजे होंगे, ये तो 65,000 स्कूलों के मालिक हैं। मालिक बोल देते हो आप लोग तो राजस्थान में। 3.5 लाख टीचर को जहां मर्जी फेंक दें, ऐसे बोल दोगे आप। तो कौन फेंक दे और कौन मालिक होता है। लेकिन क्या होता है कि हम ये आप ये नहीं देखते कि इसको गेन करने के लिए क्या स्ट्रगल है। जब हम आईएएस बने, या जिसने भी मेरे को ये कहा कि आईएएस बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती लाइफ में, आपको भी कहा होगा अभी तो किसी ने, आरएएस बन जाओगे तो जिंदगी मजे से कटेगी वकटेगी। उसको पकड़ के रखना, उस आदमी को ढूंढ के रखना, उसका नंबर वगैरह लेके रखना, बाद में काम आएगा पीटने के वो आदमी। क्योंकि मैं भी उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने मेरे को कहा था कि नवीन कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार ये बन जा बस तू। ये एक छोटा पहाड़ है, एग्जाम क्लियर करना एक छोटा पहाड़ है। और आप जब इस छोटे पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो पूछ लो आप ये बैठे, जब आप इस छोटे पहाड़ को क्रॉस करते हैं तो पता लगता है कि माउंट एवरेस्ट से भी छोटा पहाड़, फिर माउंट एवरेस्ट तो बाकी है। और एक बात और है, यूपीएससी आरपीएससी का एग्जाम तो लिखित में आएगा, है कि नहीं? उसका एक सिलेबस है, उसकी एक किताब है, उसकी एक क्लास लगती है। लेकिन जो एग्जाम फिर जिंदगी लेती है ना, आउट ऑफ सिलेबस, वो बहुत मुश्किल आती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं केवल आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि लाइफ में इस बात को समझ के रखिए कि लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होते हैं। मैं अगली बात स्ट्रगल पे भी कहूंगा आपको, लेकिन अभी मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, अनावश्यक तुलना से जीवन में बीमारियां आती हैं, मानसिक रूप से आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आज से उस व्यक्ति की तुलना अपने से करना छोड़ दीजिए। उसकी अलग जिंदगी थी, आपकी अलग जिंदगी थी, आप काफी एनर्जी अपनी सेव कर सकते हैं। और जब भी मैं आपको ये बातें कह रहा हूं ना, आपकी जिंदगी का शार्क कौन है, आप तुलना किससे करते हैं, आपके दिमाग में चेहरे आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आपके गांव का वो लड़का जिसने 3 साल पहले निकाला, आ रहा है? बाड़मेर वालों के दिमाग में जोगाराम का चेहरा रहता है हमेशा, जोगाराम जेडीसी साहब, क्यों भाई रहता है? सबके दिमाग में उनके गांव से क्लियर हुए लड़कों की शक्ल रहती है। मैं भी मेरे शहर से पहला आईएएस बना था 2000 में, लेकिन उसके बाद हर साल एक आईएएस बनता है मेरे छोटे से शहर में से। प्रेरणा बन सकते हैं आप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। आईएएस आईपीएस आईआरएस इतने छोटे से कस्बे में से बनने लग गए, क्योंकि आप अपने एरिया की इंस्पिरेशन बन सकते हैं। लेकिन अच्छी तुलना करिए, बुरी तुलना मत करिए। अब ये मैं वही बात कह रहा हूं जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। आप में से कितने लोग हैं जो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं, और कितने लोग चाहते हैं कि बैठे बिठाए मिल जाए? आप कहेंगे नहीं सर, आप कैसे कह सकते हो, हम यहां बैठे हैं ना। लेकिन मैं फिर ये बात दोबारा पूछ रहा हूं कि स्ट्रगल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है। ये स्ट्रगल का मतलब यहां सिखाना चाहता हूं आपको। आपको क्या दिख रहा है इसमें? कोकून दिख रहा है? कोकून, अरे कोकून पढ़ा था क्या साइंस की किताब में, या भूल भाल गए? कोकून में से क्या निकलती है? तितली। वो कोकून धीरे धीरे उसका जो छेद है वो खुलेगा और उसमें से क्या बाहर आ जाएगी? तितली। टाइम लगता है 10-15 दिन का कोकून में से तितली के बाहर आने में। तितली, पतंगा, ये जितने भी उड़ने वाले जीव है वो कोकून में से निकलते हैं। वो कोकून है, वो तितली है। अब मैं ये आपको, फिर आप कहोगे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको अननेसेसरी कोई चीज नहीं दिखा रहा। एक दयालु आदमी था, दयालु आदमी, वो अपने घर से निकला, उसने कोकून पड़ा हुआ देखा कि यार ये कोकून पड़ा हुआ है। उसने कहा यार कोकून 15 दिन में बेचारी तितली अपने आप को रगड़ रगड़ के इसमें से बाहर निकालेगी, मैं इसकी मदद कर देता हूं। वो घर से कैंची लाया और उसने कटैक से कोकून काट दिया और फिर उसमें से खींच के तितली को बाहर निकाल दिया। क्या हुआ होगा? बोलो क्या हुआ होगा? अरे भाई, तितली का एक पंख तो टूट गया, उम्र भर वो अपंग रही, किसी फूल पे जा नहीं सकी, उसने बड़ा कॉम्प्रोमाइज सा जीवन जिया। आपको क्या लगता है कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई है? आपको इस यात्रा के दौरान, जब आप ये कोचिंग की यात्रा चलोगे ना, जब शहर में रहोगे, आपको क्लास में या अपने घरों के आसपास जहां पे आप कमरा लेके रहोगे, कुछ ऐसे लड़के दिखेंगे, कुछ ऐसे परिवार दिखेंगे जिनको देखकर आपके मन में एक बार ना बड़ा ऐसा आएगा, यार ये जिंदगी तो बहुत सही है। फिर अगेन कंपैरिजन टाइप का आएगा और आप पता क्या कहोगे, यार ये सही है, इनको क्या स्ट्रगल करनी है। जैसे आपके दिमाग में क्या आता होगा, अंबानी के बच्चों को क्या दिक्कत है, अडानी के बच्चों को क्या दिक्कत, आता है कि नहीं आता है? लेकिन एक बात बताऊं, जो इंसान, मैं ये बात पेरेंट्स की मीटिंग में ज्यादा कहा करता हूं, ये कहानी मैं हमेशा पेरेंट्स को सुनाया करता हूं। जब भी पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं पेरेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आप भी कैंची ले लेके काट दो उनके कोकून।
और नहीं तो अपने बच्चों को स्ट्रगल करने दो। मैं जब दिल्ली में खुद स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे एक कजन आया, बुआ जी का लड़का, और मेरी बुआ जी ने कहा कि नवीन ये भी तेरे साथ रह के पढ़ाई कर लेगा। तो उसने देखा ना मैं जिस तरह के हालात में उन दिनों में रह रहा था, तो उसने कहा मम्मी मैं इन हालात में तो नहीं रहूंगा। तो मेरी बुआ ने कहा बेटा हमने इसके लिए फ्लैट देख दिया है, ये देख दिया है। वो कुछ नहीं करके आया, वो लौट गया साल भर बाद वापस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मतलब बच्चे को जानबूझ के मुसीबत में डाले पेरेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा पैम्परिंग करने से बच्चे के अंदर स्ट्रगल का भाव नहीं आता। इसलिए आप जब ये स्ट्रगल करते हो ना, सवेरे ब्रेकफास्ट की टेंशन, मैं फिर लंच में क्या खाऊंगा ये टेंशन, ये सब टेंशन को पॉजिटिव वे में लिया करो। ये अपने लाइफ की स्ट्रगल है, ये अपन कोकून में से धक्का मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दिन अपन कोकून से बाहर अपने दम से आएंगे तो बढ़िया तो उड़ेंगे और बढ़िया अपना जो काम है वो करेंगे। फूल का रस चूस के जो भी तितली को काम करना होता है जैसे वो करती है वैसे आप लोग करेंगे। और लास्ट, ये मेरा आज का 7th लेसन था। पहले 6 आप लोगों ने ध्यान कर लिए होंगे, मैं याद उम्मीद करता हूं। हमेशा याद रखिए हर आदमी में पोटेंशियल है, मुझ में किसी और चीज की है, आप में किसी और चीज की है। बिना पोटेंशियल के कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम उसको पहचानते नहीं हैं, अपने गोल सेट नहीं करते हैं और दोस्त को देख के आगे बढ़ रहे होते हैं और अपनी पोटेंशियल नहीं पहचानते। अपने सपनों में विश्वास करिए, सकारात्मक रहिए। पॉजिटिविटी कैन मेक द हॉर्स फ्लाई। सकारात्मकता से घोड़े भी उड़ाए जा सकते हैं। अब आप में से कितने लोग मानते हैं कि घोड़े उड़ाए जा सकते हैं? आप कहोगे सर हमने तो ना घोड़ा देखा, ना उड़ाया, ना उड़ता हुआ देखा, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे घोड़े उड़ते हुए देखे। मैं हेल्थ सेक्रेटरी बना 2014 में राजस्थान का, और मुझे कहा गया कि आपको हेल्थ में ये काम करने हैं। मैंने कहा ये तो रूटीन के काम है, इसमें क्या नई चीज है? तो मुझे कहा गया कि और आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा फीमेल फिटिसाइड को रोकना मेरा मकसद है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहता हूं। मुझे किसी ने कहा नवीन साहब आपको पता है आंकड़े क्या है? मैंने कहा क्या आंकड़े हैं? उसने कहा कि सर आंकड़े ये हैं, आपको मैं बताऊं कि राजस्थान में एक साल में 20 लाख औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। तो 20 लाख औरतें प्रेग्नेंट होती हैं और 20 लाख औरतें अगर जांच कराती हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी औरत ने टेस्ट करवाया और गर्भ में लड़की निकली और वो जाके अबॉर्शन करा लेगी? तो राजस्थान का रेशो आपको पता है क्या रह गया था 2011 में? 888। आपको पता होगा 1000 पे 888। 112 लड़कियां कम हो गई आपके 1000 लड़कों पे 112, जबकि इंडिया में वो 950 के आसपास है। यानी आप इतने पीछे जा चुके हैं। और कई स्टेट में तो ये 850 820 भी है, गुजरात, हरियाणा, बहुत खराब है स्थिति। मैंने कहा कि मैं रोकूंगा। उसने कहा कि सर इसका कोई तरीका हो सकता है क्या? मैंने एक प्लान बनाया, मैं कभी आपको फिर बताऊंगा मेरा प्लान। और मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, पता है ना आपको स्टिंग ऑपरेशन क्या होते हैं? रंगे हाथ पकड़ना, झूठा ग्राहक बना के, मैंने वो बिजनेस शुरू किया, वो मिशन शुरू किया। 110 स्टिंग ऑपरेशन किए मैंने, 350 लोगों को पकड़ के जेल के पीछे पटका। इतना डर हो गया कि राजस्थान में लोगों ने कहा कि आज के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं करेंगे। झुंझुनू सीकर सबसे पीछे हैं सेक्स रेशो में, क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन और अबॉर्शन कहां होता है? सीकर और झुंझुनू में होता है। और जबकि सीकर झुंझुनू का नाम क्यों फेमस है? कंपटीशन में सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां कहां के निकलते हैं? जहां ज्यादा पढ़ाई वहां ज्यादा अबॉर्शन भी होता है, ये एक थ्योरी ने कहा। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, जिद करनी पड़ती है। और आपको एक बात मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार की सेंसिस हुई नहीं अभी कोरोना की वजह से, लेकिन वो अगले साल होगी 2024 में। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जो सेक्स रेशो आएगी वो पॉजिटिव आएगी इस बार। यानी कि 30 साल बाद अपनी 1981 से गिर रही है, 1981 से 1991, 2001, 2011 में गिरी है, और 2021 की जनगणना जो 2024 में होगी उसमें बढ़ेगी अपनी। मैं ये अभी आपको दावे से कह रहा हूं, आप मेरा नाम लिख लेना, याद कर लेना, मैंने बोला है आपको, कारण कि मुझे पता है कि हमने क्या किया है। तो मैंने ऐसा क्यों कर पाया? तो पहले दिन तो मेरे लिए भी घोड़ा उड़ाने जैसी बात थी कि आप तो घोड़े उड़ाने जैसी बात करते हो, फीमेल फिटिसाइड उठती है क्या? वो उसका तो तरीका मैंने अपनाया, मैं आपको बताऊंगा बाद में फिर कभी डिटेल में, लेकिन आप पढ़िएगा। लेकिन ये पॉसिबल था। मैं आपको भी फिर ये कहना चाहता हूं कि घोड़े उड़ते हैं, लेकिन अपने दिमाग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा। एक राजा था, वो अपने राज्य में किसी इंटेलिजेंट आदमी को रहने नहीं देता था, उसको मार देता था जान से। वो कहता था कि इंटेलिजेंट आदमी मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में कोई इंटेलिजेंट आदमी रहे। एक लास्ट इंटेलिजेंट आदमी बचा हुआ था, उसको पकड़ के लाए
राजा ने कहा मार दो। अब वो इंटेलिजेंट आदमी कहता है राजा जी एक ऑफर है मेरे पास। बोले क्या ऑफर है? बोला आपका जो प्रिय घोड़ा है ना, जो आपका प्रिय घोड़ा है, मैं उसको उड़ाना सिखा सकता हूं। तो राजा ने कहा यार घोड़ा भी उड़ता है क्या? तू बहुत इंटेलिजेंट होगा, मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूं, कोई घोड़ा नहीं उड़ता, मारो इसको। उसने कहा अरे सुनो तो सही राजा जी, आप दुनिया के एकमात्र ऐसे राजा बन सकते हो जिनके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो राजा लालच में आ गया, उसने कहा उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास ही होगा। बोला 1 साल दूंगा तुझे मैं। उसने कहा 1 साल तेरा घोड़ा मुझे जेल में दे दे, मैं जेल में ही रहूंगा, मैं उसको उड़ना सिखा दूंगा, और 1 साल बाद अगर वो नहीं उड़ा तो तू मेरे को जान से मार देना। राजा ने कहा डन। अब वो जेल में वापिस आता है और उसके दोस्त उसको कहते हैं यार तू तो बड़ा पागल आदमी है यार, आज ही मर जाता तो अच्छा है, 1 साल बाद मौत की इंतजार करना अच्छी बात नहीं है, हम तो तुझे इंटेलिजेंट समझते थे, तू तो गधा है। उसने कहा नहीं, 4 कारण हैं। भाई बाहर कुछ खास बात है क्या? कुछ लोगों का हाँ, अब देख लो, मुझे पता था मैं जैसे बाहर का नाम लूंगा बाकी लोग भी देखेंगे, कुछ तो है। अब वो कहता है 4 कारण है, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, फॉरेन की स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है ये। वो कहता है कि 4 कारणों से मैंने राजा को ऐसा कहा, 3 कारण आप लोग भी जानते हो, मैं सुनाता हूं। बोला कारण नंबर 1, हो सकता है अगले 1 साल में इस राजा की डेथ हो जाए और नया राजा दयालु हो तो मैं बच जाऊंगा। नंबर 2, हो सकता है अगले 1 साल में मैं मर जाऊं तो मैं नेचुरल डेथ मर जाऊंगा, मुझे दुख नहीं होगा कि मैं अकाल मृत्यु मरा। उसने कहा ठीक है। तीसरा, ये घोड़ा मर जाए, मैं कह दूंगा मैंने तो सिखा दिया था, मर गया तेरा घोड़ा, मैं क्या कर सकता हूं। ये 3 कारण तो मुझे लगता है कि हर किसी को ध्यान आ जाते हैं। नंबर 1 राजा मर जाए, नंबर 2 मैं मर जाऊं, नंबर 3 घोड़ा मर जाए, नंबर 4 हो सकता है मैं इस घोड़े को वाकई में उड़ना सिखा दूं। तो जो ये चौथी लाइन है ना, ये इंस्पायरिंग है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कहा करता हूं कि जिन अधिकारियों ने, जिन पॉलिटिशियंस ने, या जिन बिजनेसमैन ने, या जिन छोटे छोटे लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, उन सबके मन में यह क्लियर था कि घोड़ा उड़ सकता है अगर हमारे अंदर ताकत है। तो मैं इस बात को हमेशा मानता हूं कि आप कभी यह मत सोचना कि मैं 10,000 की आबादी वाले गांव में से आता हूं, मेरे पापा ये काम करते थे, मेरे घर में कभी किसी ने ये चीज नहीं देखी है। आज सब सर्विसेज के अंदर, आर्मी में, इवन हमारे साथ एक लड़का बिल्कुल छोटे गांव का था, आज कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी कंपनी के अंदर सीईओ है वो। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि मुझसे भी अच्छी जॉब पे वो आदमी है। एप्पल में है वो, जो एप्पल का नया मॉडल आता है वो डिजाइन करता है। मतलब इतनी बड़ी बात। तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम एक ही जगह रह के सर्व कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को सर्व कर सकते हैं। आज उसके बनाए हुए मोबाइल हम में से कितने लोग यूज करते हैं, इतने सारे आईफोन के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप समझ सकते हैं, लोगों ने साबित किया है कि घोड़े को उड़ाना पॉसिबल है। तो मैंने आप लोगों को जो 7 बातें बताई हैं, शायद आप लोग उनके साथ आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। अगर आप लोगों को मुझसे उम्मीद थी कि मैं आपको आरपीएससी का और यूपीएससी का सिलेबस बताऊं, तो मैं बता भी सकता हूं, ऐसी बात तो है नहीं, मुझे याद तो है। लेकिन मुझे लगा कि मेरा यूज इस काम के लिए थोड़ी करोगे, ये तो इंटरनेट पे खूब है। ठीक है, आप में से इंटरव्यू देने वाले लोग कितने हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं? ऐसे लोग भी हैं आज यहाँ? इज देयर एनीबडी? अच्छा, वो छुप रहे हैं क्योंकि आप उनके नजर लगा दोगे। चुप के रहो भाई, चुप के रहो। जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो अपने नींबू और मिर्च लगा के घुमा करो यहाँ टांग के। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं देवेंद्र, या कुछ और चीज का टाइम हो गया है तुम्हारा? मुझे 12:30 तक का टाइम बताया, मैंने उतना ही टाइम लिया है। ठीक है, मेरा टाइम परफेक्ट टाइम लिया है मैंने, तो मेरी प्रेजेंटेशन पूरी कर दी मैंने, उम्मीद नहीं थी मुझे। यार मैंने 1.25 घंटे बिना पानी पिए बोला, ऐसे क्या बात है? पूछो ना यार। भाई इनको माइक दोगे, क्योंकि ये सवाल औरों को भी सुनना चाहिए, मैं तो सुन ही रहा हूं। तो कोई बात नहीं, इन्होंने सवाल ये पूछा है, सुनो यार, हमारी पढ़ने की रेगुलरिटी नहीं बन पाती। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि बहुत लोगों का सवाल होगा ये, तो वैसे मुंह पे लगा दो ना, ये ऐसे बोल देगा। हाँ बोलो, एक बार बोल दो सबको सवाल। सर हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन हमारी रेगुलरिटी नहीं बनती। 3-4 दिन तक रेगुलर पढ़ते हैं, हाँ उसके बाद क्रम टूट जाता है, हाँ फिर 1-2 दिन डाउन,
फिर शुरू कर पाते हैं, पर वो 1-2 दिन फिर बीच में बैठ लग जाता है। उसके पीछे कोई कारण आपको तलाशना पड़ेगा कि 4 दिन बाद वो क्या कारण है जिसकी वजह से वो ब्रेक लगता है। घर जाते हो 4 दिन बाद? नहीं सर, कुछ होता ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग नहीं आती फिर पढ़ने की, 1-2 दिन ऐसे ही नर्वस हो जाता है। आप में से कितने लोगों को ये वाली बीमारी है? ओह, नहीं नहीं, सही है यार, अच्छी बात है। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कहा कि 4-5 दिन तो मौसम बनता है, फिर 1-2 दिन मौसम नहीं बनता है, फिर गाड़ी को रीस्टार्ट करने में 1-2 दिन लग जाते हैं, तो कुल मिला के 8 दिन में से 4 दिन पड़ते हैं, 4 दिन उतना आउटपुट नहीं निकलता है। यही वाली बात है। तो मैंने तो आपको मेरे ख्याल से इसका जवाब बीच में दिया था, आपके समझ में आ गया होगा। आप 4 दिन अपने आप को बहुत ज्यादा नाराज करके पढ़ रहे हो। नाराज करके पढ़ने का मतलब होता है, अगर आप दिन में अपनी क्लास के अलावा 6 से 7 घंटे 8 घंटे निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत है। और एक, आप अपने साथ ये जबरदस्ती मत करना। मैं आपको एक बात और बताऊं, शायद वो इंटरेस्ट पैदा कर दे आपका। हमें मैं भाई 1 मिनट यार, मेरी बात को तो सुन लो। नंबर 1, पढ़ने का समय उचित कौन सा होता है? कई लोगों ने किताब भी लिखी है इसके ऊपर। एक आदमी ने किताब लिख दी इतनी बड़ी, द 5 AM क्लब, कि दुनिया में 5 बजे उठने वाले लोगों ने बहुत अचीवमेंट हासिल की है। मैं नहीं उठा आज तक 5 बजे मेरी लाइफ में, केवल जब ट्रेन पकड़नी होती है तभी उठाऊं मैं, उसके अलावा मैं तो नहीं उठा। और ना ही मैंने कोई इतनी कम सफलता हासिल की है कि जो ये कह रहा है कि हम असफल लोग हैं। कोई और चीज पूछना चाहते हैं? यस। मोटिवेशन, और मैंने इस पे तो बहुत सारी बातें बोली हैं। आपका सवाल यह है कि मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें। सेल्फ मोटिवेशन ही, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड बात कह रहा हूं, मतलब ये वाली बात ज्यादा बाहर वीडियो में नहीं जाए, ये मैं आपको घर में बता रहा हूं इस बात को, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, कृपया करके आप भी नोट कर लें। वो ये है कि आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, सर्विस में आ जाओगे, तो भी आपको पता है क्या दिखेगा एसडीएम बन के, कि मैं जहां काम करता हूं, मेरे ऊपर का वो अधिकारी तो काम नहीं करता है, मेरे नीचे का तहसीलदार तो काम नहीं करता है, तो मोटिवेशन तो बार बार खराब होता है लाइफ में। आपको हर जगह ये दिखेगा मैं ही संघर्ष क्यों करता हूं, और ये फ्रस्ट्रेशन आती है बहुत बार। 22 साल की नौकरी में मैंने 45 बार फेस की होगी कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची है कि मैं इस एग्जाम में, मैं इस सर्विस में क्यों आया था, मुझे तो ये याद रखना है। मैं 99 2000 में क्यों तैयारी कर रहा था, मैं जब भी ये सोचता हूं मेरा मोटिवेशन वापस आ जाता है। और एक बात और है, मैं दिन भर में जब काम कर रहा होता हूं, मुझे 3 बार ये दुख होता है कि मैं इस सर्विस में क्यों आया। मैं अगर आज किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में होता तो मर्सिडीज चला रहा होता, बड़ा सा बंगला होता, किसी बहुत बड़ी सिटी में होता। मैं सरकार में कॉम्प्रोमाइज स्टेट में बैठा हुआ हूं, 2.5 लाख रुपए तो मिलते हैं, ये तो मेरे आज 10 साल पहले की तनख्वाह होती, आज तो मैं बहुत बड़ी तनख्वाह पे बैठा होता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में जब 3 बार ये डिस्करेजमेंट आती है, इस लेवल पे आने के बाद 4 किस्से दिन में ऐसे हो जाते हैं जहां पर मुझे ये लगता है कि ये काम तो मैं इसी नौकरी में कर सकता था, वरना ये काम तो बिड़ला टाटा भी नहीं कर सकते थे, ये तो सरकारी नौकरी में ही मौका मिलता है। तो 3 और 4 का मुकाबला होता है तो वो आगे बढ़ जाता है कि सर्विस में रहना ठीक है। तो मोटिवेशन तो हर रोज कभी ना कभी खराब होता ही है। अपन कुछ बन जाएंगे, बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, एक नेताजी हैं, बहुत बड़े मंत्री बन गए, बहुत बड़े नेता बन गए, चुनाव हारते हैं, 5 साल उनको कोई नहीं पूछता, वो फिर खुद को मोटिवेट करके फिर चुनाव लड़ता है। तो ये तो अपने को सेल्फ मोटिवेशन करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग तुम्हें अपने पास मोटिवेट करने वाले नहीं मिलेंगे। तुम्हें हर जगह मम्मी नहीं मिलने वाली है कि तुम नाराज हो गए आज का खाना नहीं खाओगे, तुम्हें कोई नहीं कहने वाला। पास वाला दोस्त भी एक बार ही कहेगा कि यार खा ले खाना, तो कह दोगे ना मेरी तबीयत खराब है, तो वो दोबारा नहीं कहेगा। एक ये मम्मी पापा जिनके साथ हम ज्यादा करीब हैं, परिवार वाले, वो बार बार कहते हैं। सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करना बड़ी चीज नहीं है। मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन है कि मैं इस सर्विस में क्यों आया, मुझे ये याद रखना चाहिए। अगर मैं कोई काम कर सकता हूं और नहीं करता हूं तो मैं कितनी वेस्टेज कर रहा हूं। अब मैं तुम्हारे बीच में 1.5-1.25 घंटे से बोल रहा हूं, मुझे क्या मोटिवेशन है इसके पीछे? मुझे इसके पीछे कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं है। मैं आज संडे के दिन रेस्ट कर सकता हूं, मेरे क्या मजबूरी है? और मैं इस काम को आधे घंटे पहले भी खत्म कर सकता था। मैं 7 की बजाय 3 पॉइंट भी बता सकता था, मैं 2 कहानी सुना के भी जा सकता था। मैंने अपने काम को इस निष्ठा से लिया कि तुम में से कोई भी एक बच्चा अगर कल को कुछ बना तो मेरा आज का दिन वसूल हो जाएगा, ये सोच के मैंने काम किया। ठीक है,
कई बार कई बार मोटिवेशन सामने नहीं बैठा होता, कई बार मोटिवेशन बहुत दूर होता है, लेकिन वो भी दिमाग में रखो अपने। एक छोटी सी बात और बोलता हूं तुम्हें, तुम्हारी एज क्या है? हैं? 18 साल ही एज है ना तुम्हारी, मेरे ख्याल से सबसे छोटे तुम ही होंगे। अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन चल रही होगी, ठीक है? हैं? बीएससी बीएड कर रहे हो तो 21-22 साल में कर लोगे बीएससी, है? 20 साल की उम्र में बीएससी और बीएड दोनों हो जाओगे, बहुत बड़ी बात है यार। हम तो 21 साल में बीकॉम हुए, तुम 20 साल में बीएससी और बीएड हो जाओगे। फिर तुम जो है, तुमने जिंदगी का मकसद बना रखा होगा रीट या फर्स्ट ग्रेड, आईएएस को बनाया तुमने, तो तुमने अपने उसके लिए क्या क्या तैयारी शुरू कर दी या क्या करोगे? तुम स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है? अब तुम उसके लिए स्टार्ट करोगे। अब मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत काम की बात बताता हूँ। ये वाली बात आप सुन लीजिए, ये इसने मुझे याद दिलाई है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग 12वीं क्लास में थे, ठीक है? 12वीं क्लास में अपन कितने साल के होते हैं? 16-17 साल के होते हैं, सही है कि गलत? ये सुन लीजिए, अच्छा है ये। स्कूल में 16-17 साल के बैठे थे, एक यहाँ पे पढ़ाने वाले आए इस जगह पे जहां मैं खड़ा हूं। उसने कहा, बच्चों तुम्हारी एज कितनी है? हमने कहा, अरे अंकल 16-17 साल है। बोले, इंडिया में एक आदमी कितने साल जीता है? उस समय में इंडिया में एवरेज एज आई थी 64-65 साल, अब तो 75 हो गई। उस समय 90s में। हमने कहा, अंकल 65 साल। उसने कहा, तुम सब हो लगभग 15-16 साल के, इंडिया में एक आदमी जीता है 65 साल, इसका मतलब तेरी जिंदगी कितनी बाकी है अभी? हमने कहा 50 साल। अब जैसे तेरी 55 बाकी है, एवरेज कह रहा हूं मैं, ज्योतिषी नहीं हूं मैं, ठीक है? तो तो हमने कहा 50 साल बाकी है, इसमें क्या गणित है भाई? एवरेज एज 65, हम 15 के, कितनी एज बाकी है? 50 साल। अब यार उन्होंने इतना जबरदस्त कैलकुलेशन कर दिया कि मुझे आज तक याद है। वो पता क्या बोले? अभी तुम +2 में हो ना? हाँ। अब सोचो, वो जानबूझ के हमें कुरेद रहे हैं। ग्रेजुएशन कितने साल की? बोलो। तैयारी कितने साल करोगे बेटा? 2 से 3 साल, यही बोला मैं भी। तो बेटा कितने साल तैयारी करी? 6 साल करी। यार इतना क्यों खींच रहा भाई? तब तक कितने साल के हो जाओगे? अरे यार 22 के हो जाएंगे। सुन रहे हो? सब तेरे पे भी लागू हो रहा है। 22 के हो जाओगे तो बेटा तब लाइफ कितनी बचेगी? अरे 44 साल की, है क्या नहीं? अब आपके ऊपर ले लेते हैं इस एग्जांपल को। मान लीजिए आप लोग 2-2 3-3 साल स्ट्रगल करोगे, है ना? मान लेते हैं। तो आप सब लोग एवरेज 25 पे आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है? अब जो ज्यादा कम है आप एडजस्ट कर लेना। 25 में तुम्हें सक्सेस मिल गया और इंडिया में एवरेज एज है 75, तो कितने साल तुम जियोगे अभी? और उसके बाद तुम्हारे नाम के साथ जो 3 अक्षर लगेंगे, कितने साल तुम्हारे नाम के साथ रहेंगे? इसका मतलब अगर 3 साल या 5 साल मेहनत करने से मेरे नाम के साथ लगने वाले अक्षर 50 साल मेरे साथ रहेंगे, तो सौदा बुरा है क्या? इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कभी? कितना बड़ा मोटिवेशन है अपने आप में, नहीं है क्या मोटिवेशन? बहुत बड़ा मोटिवेशन है यार। और एक बात और है, केवल तुम्हारे नाम के साथ नहीं लगेंगे। तुम्हारी मां जो गांव में रहती है, जब वो मंदिर में जाएगी और उसकी सहेली पूछेगी तेरा बेटा क्या करता है, तो किस फकर से बताएगी? बोल बता, बोल बोल जल्दी बोल। अब तेरे तो चेहरे पे दिखने लग गया अभी से यार। मेरा बेटा आईएएस है, ठीक है, फलानी जगह कलेक्टर है, वो ये बात बताएगी, उसको ऐसा लगेगा जैसे वही है, ठीक है? और जब तेरे 5-7 साल बाद खुद के बच्चे हो जाएंगे और वो कहीं जाएंगे और उनसे कोई पूछेगा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बोल भाई। बेचारे के मुंह से अब निकल नहीं रहा है, आईएएस है। हाँ आईएएस है। कहने का मतलब ये है कि ये 3 अक्षर केवल हमारे नाम के साथ नहीं लगते, मेरे मम्मी के नाम के साथ भी लगते हैं और मेरे बच्चों के नाम के साथ भी लगते हैं। बात सही है कि गलत है? और आपके नाम के साथ 50 साल लगते हैं भाई, तो इसमें दिक्कत क्या है? आरएएस लगा लो, आईएएस लगा लो, आईपीएस लगा लो, आरईएस लगा लो, आईईएस लगवा लो, कुछ लगाओ ना सही अपने। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मैंने हमारे गांधीनगर में किसी घर के बाहर रामलाल बीए की तख्ती नहीं देखी। बुरा मत मानना, देखी? पहले तो होती थी 80s में, तो लोग फक्र से लिखते थे रामलाल बीए, क्योंकि बीए करना भी रेयर होता था। आजकल तो संजीव पासबुक है, खूब भी होती है। 5 क्वेश्चन रटाती है वो लिख देते हैं, बीए हो जाती है। 5 क्वेश्चन रटाते हैं, बीएससी हो जाती है। आजकल तो बहुत आसान हो गया बीए बीकॉम बीएससी करना। आजकल क्या है, बिना पढ़े हो जाती है। 1 डे सीरीज आती है आजकल, तो आती है कि नहीं आती है? 1 डे सीरीज आती है कि नहीं आती है? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अरे पढ़ी है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तभी तो यहाँ बैठे हो तुम सारे के सारे। तो ये जो 1 डे सीरीज है ना भाई लोगों, हमारे तो ये 1 डे सीरीज में कॉलेज कमिश्नर था,
तो एक दिन मैं पूछने लग गया, मैंने कहा 1 वीक सीरीज कौन कौन पढ़ता है? तो एक टीचर खड़ी हो गई यहाँ पे कॉलेज की, प्रिंसिपल, क्योंकि मैं कॉलेज कमिश्नर था। कहती सर 1 मिनट 1 मिनट। मैं कहा क्या हुआ मैडम? आप 1 वीक सीरीज मत पूछो सर, आजकल तो 1 डे सीरीज भी आती है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सर 1 डे सीरीज आती है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, आप तो सरकार में पढ़ाती हो, आपको कैसे पता? कहती कि पड़ोस का एक लड़का निशान लगवाने आया था। दुनिया में इससे बड़ा चुटकुला मैंने कभी नहीं सुना। तुमने सुना है क्या? जापान का एक आदमी सिंधी कैंप पे मरा हुआ मिला, बस में आया था वो दिल्ली से, जब सिंधी कैंप पे पहुंचा तो मर चुका था। तो जब उसके छाती पे से ऐसे हाथ हटाया ना, तो पता है कौन सी किताब निकली उसकी छाती पे? 10 दिन में डॉक्टर कैसे बने। वो पढ़ के मरा था वो। उसने कहा जापान ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन ये तो हमने भी नहीं करी कि 10 दिन में डॉक्टर कैसे बने। उसने वहां से खरीदी थी दिल्ली में आईएसबीटी से। आप मेरी बात समझ गए होंगे? आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आप बुरा मत मानना मेरी बात का। जो चीटिंग हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में करी है ना बॉस, समझ रहे हो, वो सब सामने आने वाली है, वो दिन आ गए। तो वो जो किताब तुमने ऊपर चढ़ाई थी ना, वो उतार लो नीचे। सारी एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी पड़ रही है कि नहीं पढ़नी पड़ रही है? उसको चढ़ा के संजीव पासबुक लाए थे कि नहीं लाए थे? अब एनसीईआरटी उतार लो, पढ़ लो, क्योंकि हर टॉपर के इंटरव्यू में क्या है पहली लाइन? हर टॉपर पहली लाइन यही लिखता है, 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे उसने खुद ने नहीं पढ़ी हो, क्योंकि हर आदमी इसके बाद पढ़ता है। तो सेल्फ मोटिवेशन पता है क्या है? अगले 5 साल तू जो मेहनत करेगा वो तेरे पूरे परिवार के नाम के साथ 50 साल रहेगा, ये सोच के पढ़। और उसके बाद जब कुछ बन जाए ना, तो ये याद रखना कि तू क्यों बना था, तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। और एक बात और है, आसपास वाले लोगों को देखकर अगर हम अच्छे नहीं बन सकते, तो आसपास वालों को देखकर बुरा भी नहीं बनना चाहिए। ये मंत्र साथ में रखेगा तो कामयाब हो जाएगा। वरना दुनिया तो यही कहेगी कि कम काम करने से काम चलता है, लंच के बाद आने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे कुछ मत करो। ये सब फालतू बातें हैं। जीवन हाथ में से रेत की तरह खिसक रहा है अपने, इसका फायदा उठा लो, ठीक है? ये मौज मस्ती बाद में कर लेना। दोस्ती निभाने में कितने घंटे दे देते हो भाई? क्योंकि ये भी तो एक मेन काम है अपना। 4-5 घंटे देते हो कि नहीं देते हो? हैं? बेटा मुंह छुपा के बात करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है तेरा। 22 साल हो गए मुझे नौकरी में, मैं तो पटवारी और ग्राम सेवकों में छांट देता हूं कि तू बोल रहा है। तो 2 दोस्त जंगल में से जा रहे थे। ये बहुत फेमस किस्सा है, आपको दोबारा सुना देता हूं तो सुन लेना। मेरे दोस्तों को मैं आज भी सुनाता हूं। तो मैंने कहा वो जब दोस्त जंगल में से जा रहे थे, तो सामने शेर आ गया, ठीक है? वो दोनों देख के उसको डर गए। एक दोस्त नीचे बैठ के अपने जूते के फीते बांधने लग गया, समझ रहे हो? अब दो खड़ा है ना, वो पता क्या कहता है? तो इससे तेज भाग लेगा क्या? वो कहता है मुझे केवल तेरे से तेज भागना है। आप समझे? कंपटीशन यही है बॉस, कंपटीशन यही है, इसी का नाम कंपटीशन है। तुम जो आज सारे यहां बैठे हो, और तुम सारे मान लो 1 अक्टूबर का आरएएस दे रहे हो, तुम तो सारे दुश्मन हो, नहीं हो क्या? ईमानदारी से बोलो। तुम देख लो एक दूसरे की शक्ल, तुम ही हो आपस में। कल को किसकी फोटो अखबार में आने वाली है, देख लो जरा, यही होंगे, तुम ही होंगे। और अगर तुम सारे सेलेक्ट हो गए, तो ओटीएस में जब मैं लेक्चर देने आऊंगा तुम्हें, समझ गए ना? ओटीएस में लेक्चर देने भी तो आता हूं मैं। हाँ भाई बताओ, आ गए, सेलेक्ट हो गए, अब क्या तीर मारोगे, चलो बताओ। तो फिर तुम लोग कहोगे हम पहले कंपटीटर थे, और आज तुम सारे क्या बन गए जब सारे सेलेक्ट हो गए? सबसे अच्छे जीवन भर के दोस्त, है कि नहीं? तो दोस्ती उतनी ही निभाना जितनी अपने को हजम हो जाए, अपना टारगेट भी अचीव हो जाए, उतनी दोस्ती निभाना। नहीं तो फिर मैंने आपको शुरू में समझा दिया है, जब आपका दोस्त आपसे मिलने एसडीएम वाली गाड़ी लेके आएगा, और आप उससे मिलके जब घर के अंदर घुसोगे, तो घर के सारे मेंबर आपको कैसे देख रहे होंगे, सोच लो, है कि नहीं? तो इसलिए अपने को उस गाड़ी में बैठना है, और उस गाड़ी में बैठना है तो उसमें बिठाने वाला और कोई नहीं है, आप खुद हो। आप ही अपने आप को उस गाड़ी में बिठाओगे, बाकी आपकी केवल मदद करेंगे, ठीक है? हो गया मोटिवेशन? ओके।